आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड मॉर्निंग, जय हिंद, सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों, काफी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। ये काफी दिन एक्चुअली में बहुत सारे दिन तो नहीं है, बट स्टिल जैसा कि हमारी क्लासेस की फ्रीक्वेंसी चल रही है उसके हिसाब से जनरली मैं आपको 2 से 3 से 4 दिन का गैप नहीं देता हूँ। वैसे तो इसी हफ्ते की शुरुआत में भी हमारी क्लासेस थी, बट किसी वजह से थोड़ा हेल्थ इश्यूज के चक्कर में आपकी क्लासेस मैंने 3-4 दिन नहीं ली। अब मैं पूरे तरीके ठीक हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, और अब आपकी क्लासेस जैसे चल रही है वैसे चलती रहेंगी। इस महीने में आपकी क्लास लास्ट डे तक जाएगी, यानी आज जो तारीख है वो 27 नहीं 28 है आज। 28, 29, 30, 31 चारों दिन आपकी क्लास होगी। प्लस की आज मैंने 2 क्लासेस रखी हैं, ठीक है, और स्पेशल एक है यहाँ पर 7 बजे वाली। कल भी शाम 7 बजे, परसों भी शाम 7 बजे, और 31 तारीख को सुबह 8 बजे मैंने रखी है। इसके अलावा प्लस की क्लासेस आपकी ऐसी है, ठीक है। मैंने क्या करा है, 4 दिन में 4 प्लस क्लासेस, 4 स्पेशल क्लासें अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं। लास्ट डे की इवनिंग मैंने खाली रखी है, जिससे कि आपको भी थोड़ा सा महसूस हो कि एक महीना खत्म, दूसरा महीना चालू हो रहा है, आप प्लानिंग कर पाए। सेम फॉर मी ऑल्सो, मैं भी हर महीने के एंड में अगले महीने का पूरा प्लान बनाता हूँ, आप लोगों को क्या क्या कंटेंट कब कब पढ़ाना है। इस वजह से 31 की शाम मैंने खाली रखी है, उसकी जगह मैंने सुबह क्लास ली है। 31 की जो प्लस थी उसकी जगह मैंने आज आपकी 2 क्लासेस लेनी है, ठीक है। ये आपका पूरा प्लान है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? एक बार कंफर्म करें, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? जी प्रीति जी बताएं। गुड मॉर्निंग। अच्छा, आपकी पहली क्लास है, आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इस कोर्स में क्या क्या बचा है ना, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा ये कोर्स कितने समय का है, कैसे क्या है। थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहली बात तो जून की क्लासेस मैंने ऐड करा दी है काफी सारी, और फिजिक्स का कोर्स भी लाइव हो गया है, जो कि जून एंड में मैंने स्टार्ट कराया है, शायद आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, वैसे तो दिस इज टेक्निकली नॉट अ गैप, 3-4 दिन का गैप था, और वो भी सिर्फ हेल्थ के चक्कर में लिया था, वरना आप देखेंगे तो पिछले 4-5-6 महीने से क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यूस चल रही हैं, आगे भी वैसे चलती रहेंगी, आप चिंता ना करें। एंड आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये जो गैप होता है ये आपके लिए भी थोड़ा सा नुकसानदायक होता है, इसलिए मैं भी अवॉइड करता हूँ ऐसा गैप लेना। चलिए दोस्तों, बता देता हूँ क्या क्या बचा है। तो किंगडम बचा है, उसके अलावा डिसीजेस बचा है, उसके अलावा बचा है सेल, न्यूट्रिशन। ये चार ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े से बड़े टॉपिक्स माने जाते हैं। इसके अलावा एक बचा है बोटानिकल नेम्स। इसमें मेरी मेहनत कम, आपकी मेहनत ज्यादा है, समझ गए ना। बोटानिकल नेम्स वो बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं, बोटानिकल की जगह बायोलॉजिकल कहना ज्यादा बेटर है, क्योंकि एनिमल्स भी मैं कवर कराता हूँ इसमें, कि बिल्ली को क्या कहते हैं, या बैम्बू को क्या कहते हैं, या फिर बनाना को क्या कहते हैं, वो सब नाम, ठीक है। तो एक बार कोई कमेंट करके प्रीति को बता दो कि मैं लाइव हूँ, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू है इनके पार्ट पे। इसके अलावा हमारा एक टॉपिक बचा है प्लांट मॉर्फोलॉजी। ये भयंकर नाम लगता है, प्लांट मॉर्फोलॉजी, ऐसा कुछ फैंसी है नहीं। हम इसमें लीफ पढ़ेंगे, फ्रूट पढ़ेंगे, वो सब चीजें होती है ना, फ्लावर पढ़ेंगे हम इसके अंदर, कि भाई कार्पल क्या होता है या फिर स्टेमन क्या होता है, यहाँ से भर भर के सवाल आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी का टॉपिक है, ठीक है जी। ये कुछ टॉपिक्स है जो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अपनी तरफ से मैं 1-2 टॉपिक्स आपको और भी दूंगा, जैसे कि वो आने वाले समय में बताता हूँ। 1-2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता देता हूँ। चलिए, ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर। वैसे तो सब चीजें हम कहीं ना कहीं कवर कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको अपनी तरफ से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो लाइजोसोम वगैरह है वो सब आपको सेल के अंदर पढ़ाया जाएगा तमन्ना, क्योंकि सेल का हिस्सा है लाइजोसोम, राइबोसोम, जितनी भी चीजें होती है, ठीक है। ये आपका ओवरव्यू है। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, वो आपको बिट टाइम में बता दूंगा। बट अभी के लिए, अगर आपने पिछली क्लासेस देखी है तो आप इस क्लास को लगाएं। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप 1 घंटे के बाद आए, क्योंकि अभी मैं आपको किंगडम वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। आप एक काम कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो आप अभी क्लास को छोड़ दीजिए और आप आधे घंटे के बाद क्लास में आइए। अगर तब भी किंगडम चल रहा होगा तो फिर से आप चले जाइए, फिर से 15-20 मिनट के बाद आइए। यानी आप मुझे ज्वाइन करेंगे किंगडम के ठीक बाद। मैं एक बार देखता हूँ मैंने सीक्वेंस में क्या लिखा है इसके बाद। जी हाँ, किंगडम के ठीक बाद मैं आपको ह्यूमन आई और ईयर पढ़ाऊंगा। यहाँ से जो है आपको क्लास को ज्वाइन करना है। आई होप जो नए बच्चे हैं वो इस बात को समझ पा रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ से मिस मत करना, ये मत करना कि अच्छा ये भी क्लास बाद में देखूंगा, ऐसा अपना नुकसान मत करना। यस प्रिया, हो जाएगा, ठीक है। शुरू करते हैं दोस्तों कहानी। अब सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली है। पिछली क्लास में जो आखिरी बात मैंने आपको बताई थी वो था फाइलम नंबर 8। किंगडम जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उन्हें कुछ भी नोट नहीं करना है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। वो पीडीएफ मैंने आपको दे दी थी, क्या आप लोगों ने पीडीएफ से गो थ्रू करा? जो मुझसे पहले बायोलॉजी पढ़ चुके हैं उन्होंने भी नोटिस करा होगा कि उस फाइल में मैंने काफी कुछ ऐड करा है। ऐसा नहीं है कि पिछली वाली फाइल डाउनलोड करी और आपके लिए अपलोड कर दी, ऐसा नहीं है। उसमें काफी सारा कंटेंट ऐड हुआ है, तो उससे अपने नोट्स को अपडेट कर लीजिएगा या बना लीजिएगा। वही फाइल मैं आपको फिर से स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ एक बार। और किंगडम वाले एस्पिरेंट्स को कुछ भी नोट नहीं करना है, ठीक है। यानी जब तक मैं आपको स्क्रीन पर किंगडम पढ़ा रहा हूँ, पेन कॉपी छोड़कर सिर्फ फोकस करिए क्लास के अंदर। ओके, मैं अपना हारमोनियम उठा लूँ जरा, मेरे को भी थोड़ी आसानी हो जाएगी। चलो, ये सारी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं, इसमें मैं बिल्कुल भी समय ज़ाया नहीं करूंगा। दोबारा देखिएगा प्रिया जी, समझ आ जाएगा बेटा। जो पेज ना समझ आए उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझसे किसी क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, बाकी आ जाएगा। तबीयत मेरी ठीक है।
टच ब्रूस। अब मैं चाहूंगा आप सभी लोग क्लास में फोकस करें, अब इधर उधर की कोई बातें मैं नहीं लूंगा, मैं कोशिश करूंगा अभिजीत। ये वो आखिरी पेज था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था, शायद आपको याद होगा। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ सारी बातें। देखिए मैंने आपके साथ जो है, जब स्टार्टिंग में आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको किंगडम एनिमेलिया के यानी एनिमल्स के कई सारे फाइलम्स पढ़ाना स्टार्ट करे थे, जिसमें पहला था पोरीफेरा। फटाफट से क्विक रिवीजन दे देता हूँ, इससे पुराना रिवाइज नहीं कराऊंगा, यहीं से कराऊंगा। पोरीफेरा मतलब जिनके अंदर पोर्स है, छोटे छोटे छिद्र हैं, छेद हैं। वो देखने में स्पंज जैसे लगते हैं, जैसे हम फोम या स्पंज को इमेजिन करते हैं ना, छोटे छोटे उसमें छेद होते हैं। उन छेदों में से पानी आर पार होता है। पानी के अंदर जो काम की चीजें होती हैं वो उसे अपने पास रोक लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, और जो वेस्ट होता है वो पानी आके उससे ले जाता है। ये मूव नहीं कर सकते, ये बस एक कोने में जिंदगी भर पड़े रहते हैं पानी के अंदर। इसके अंदर ये तीन कैटेगरी हैं। आपको जो मेनली एग्जाम ओरिएंटेड वे में ध्यान रखना है वो ये सब है कि साइकॉन है ये किसके अंदर आता है, या वीनस फ्लावर बास्केट किसके अंदर आता है, या स्पंज, कहीं आपको स्पंज लिखा दिख जाए जैसे कि रोप स्पंज है, बोरिंग स्पंज है, बाथ स्पंज है, ये सब किसके अंदर लिखा आता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि जो फोम होती है, दिस इज नॉट फोम। ये देखने में वैसी लगती है, बट जो घर में फोम हम लोग देखते हैं, चाहे हमारे गद्दे के अंदर, चाहे लूफा के अंदर, या कहीं पर भी, वो सब अलग चीजें हैं, है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए स्पंज जैसा बताया गया है, ऐसा असली में मत समझना कि हम ओशन में जाते हैं, इन्हें ले आते हैं और उसे उससे गद्दे बना देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ समझाने के लिए है कि वो जैसा दिखता है वैसा हमारे घर का गद्दा या फिर सोफे की गद्दी, ये सब चीजें दिखती है, ठीक है जी। आपको ये ध्यान रखना होगा स्पॉन्जिला, यू स्पंजिया किसके अंदर आता है। इन शॉर्ट जहां पर भी स्पंज जैसा शब्द दिख जाए, पूरे पूरे चांस है वो पोरीफेरा के अंदर आएगा, ठीक है। फिर भी बाकी ये सब नाम भी एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे। जो घर का गद्दा है श्रेया, उसका इससे कोई भी कैसा भी कनेक्शन नहीं है। ये पानी के अंदर पाए जाने वाले जीव हैं। बस वो देखने में कुछ ऐसे लगते हैं जैसा नॉर्मल फोम होती है, जैसी फोम गद्दों में या फिर कुर्सियों में या फिर सोफे में डली होती है, सिर्फ समझाने के लिए। यस, ये लिविंग बींग्स हैं। यस श्रेया, दो अलग अलग श्रेया है, तो बाद वाली श्रेया का आंसर यस, ये लिविंग बींग्स है। रौनक बेटा, इसका आंसर मैं आपको 12 बजे के बाद दूंगा, अभी आप इसे डाउट सेक्शन में भेज दो। आप क्लास लगा रहे हो तो लगाते रहो, वरना 12:30 के आसपास आइएगा। चलो, निडेरिया या फिर कोइलेंट्रेटा, कई सारे तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अपने को मुद्दे की बात समझनी है। जो कोइलॉस शब्द होता है, इसका मतलब होता है हॉलो। अच्छा, पेन कॉपी छोड़ दी है ना, कुछ भी नोट नहीं करना है इस क्लास में जब तक मैं नहीं कहता। सिर्फ स्क्रीन पर फोकस करके चीजों को सुनना और समझना है, सिर्फ। ये सब चीजें ऑलरेडी अपडेट सेक्शन में पूरी की पूरी फाइल है, वहां से घर पे बैठ के आराम से चाय मट्ठी के साथ बाद में नोट्स बनाइएगा। देखिए, पहले समझ लेते हैं है क्या ये। कुछ एग्जाम्पल वगैरह मिल जाते तो ज्यादा मजा आ जाता। रुकिए मैं आपको बताता हूँ। जेलीफिश तो आपने देखी होगी, अरे वही जो बड़ी खतरनाक होती है। कुछ कुछ जो है, आपने मूवीज वगैरह में हो सकता है कभी देखी हो जेलीफिश वगैरह। माना जाता है इनके पास अपना ब्रेन वगैरह कुछ नहीं होता है, ये फिर भी जो है बड़ी जहरीली होती है, क्योंकि इनके अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से जो है ये सामने वाले की हत्या या उसे उसके अंदर जहर घोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इस पेज से समझाता हूँ। इनका जो गट होता है, गट समझते हैं, पेट वाला हिस्सा देसी भाषा में, वो खोखला होता है। यानी अगर आप जेलीफिश को देखेंगे तो जेलीफिश कुछ ऐसी दिखती है। देखो अंदर से तो खोखली है ये। ये जो अंदर वाला हिस्सा आप देख रहे हो खोखली है, ठीक है। यानी इसका जो पेट वाला हिस्सा है वो खोखला होता है। ये रेडियली सिमेट्रिक होती है, यानी अगर आप इसे ऊपर से देखेंगे तो क्या ये रेडियली सिमेट्रिक हो गई। अगर आपने क्लास इस कोर्स इस किंगडम चैप्टर का स्टार्टिंग देखा तो वहाँ पे रेडियली वगैरह आपको पता होगा। नहीं समझ आ रहा तो एक बार वो देख लेना, ठीक है। अब इसके अंदर होते हैं स्टिंग सेल्स। ये स्टिंग सेल्स क्या है, क्या करते हैं, किसी भी जीव को अपने आसपास देखते हैं तो उसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। उसके चारों तरफ लिपट जाते हैं, जैसे कि माना जाता है ना सांप चंदन के पेड़ से लिपटता है, कुछ वैसे लिपट जाते हैं। और उस छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं वो स्क्रीन स्किन के अंदर क्या करते हैं, पॉइजन को इंजेक्ट कर देते हैं और उस हिस्से को पैरालाइज कर देते हैं। यानी वो हिस्सा मूव नहीं कर पाता और हो सकता है कि आगे जाके जान भी चली जाए, ठीक है। ये निमैटोसाइट्स अगर आपसे कोई पूछता है क्या है तो आप कहेंगे ये जो कोइलन टेरेटा है, इसके शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्टिंग सेल्स है। क्या बात को समझ पा रहे हैं। इसी तरीके निडोब्लास्ट, ये जो आप देख रहे हैं CNIDOBLAST, ये भी स्टिंग सेल्स ही होते हैं। क्या बात को समझ पा रहे हैं। यानी जो स्टिंग सेल है वो ये है और उसकी ऑर्गेनली जो है वो ये है निमैटोसाइट्स। यानी निडोब्लास्ट के अंदर निमैटोसाइट्स होते हैं। मोटा मोटा सिर्फ नाम ध्यान रखना, पूरा एक्सप्लेन करने को कोई नहीं कह रहा, सिर्फ नाम ध्यान रखने हैं आपको। ये निमैटोसाइट्स क्या करते हैं, प्रे को होल्ड कर लेते हैं और उसके अंदर जहर घोल देते हैं। ठीक है जी। अब ये मैंने जो पिछले कोर्स का कुछ डेटा है उसी को दोबारा ऐड करा है। आपको जो बातें दो दो बार दिख रही है वो आपको अपने नोट्स में ऐड नहीं करनी है, उसे सिंपली इग्नोर करना है, ठीक है। ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ये पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर,
ठीक है, ये लिखा है PHYSALIA, फाइसेलिया बोले या पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर बोले। ठीक है, आप सभी को मैं एक होमवर्क देना चाहूंगा, जब आपके पास फुर्सत हो एक बार यूट्यूब पे पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर नेट जियो करके कुछ लिखना, नेट जियो लिख देना, आ जाएगा। एक बार देखना ये चीज क्या है, आप बड़ा हैरान होगे कि ये क्या ही कमाल की चीज कुदरत ने बनाई है। मेरे कहने से सभी लोग, जब भी आपके पास फुर्सत हो, जब आप यूट्यूब शॉर्ट्स को देखकर आपका मन भर जाए, और आप इसे एक बार देखिएगा, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर क्या होता है। ठीक है, इन नोट कर लो अपने पास, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, वैसे भी दिमाग में रखोगे तो अच्छा रहेगा। गुड मॉर्निंग, चलें आगे दोस्तों। अब आते हैं जी टीनोफोरा की तरफ, समझने की कोशिश करते हैं ये क्या है। क्या इसमें भी निमैटोसाइट्स हैं? नो, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ वैसा ही है जिसे हम कोलोब्लास्ट कहते हैं। याद है कोलेजन आपने पढ़ा था, जब आपको मैंने टिश्यू चैप्टर पढ़ाया था तो वो कोलेजन पढ़ाया होगा। ये वो चिपचिपा सा मटेरियल था जो दो चीजों को जोड़ के रखता था, फेविक्विक, फेविकोल, गम जैसा। यहाँ पर भी वही लिखा है, देखो, एडहेसिव सेल्स। एडहेसिव सेल्स क्या होते हैं? जो दो चीजों को चिपकाते हैं। जैसे फेविकोल एक एडहेसिव होता है जो कि दो चीजों को चिपका के रखता है, इसी तरीके ये भी एक एडहेसिव सेल्स की तरह काम करते हैं जो कि किस चीज से चिपट जाते हैं। अब आपको पेपर के लिए क्या दिमाग में रखना है? सी मिट्रस, वीनसेस गर्डल, कॉम जेली, ये किसके टाइप है? मैं जानता हूँ ये सब डेटा मुश्किल है, बट करना ही पड़ेगा तैयार। ठीक है, पेपर के लिए इस पेज से आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि जो तीन बंधु आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कौन से फाइलम में आते हैं, बस। बाकी आप सब भी इग्नोर कर देंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यही डेटा आप यहाँ पर दोबारा भी देख सकते हैं कि निमैटोसाइट्स एब्सेंट है, कोलोब्लास्ट प्रेजेंट है, ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है। पेपर नहीं पूछ रहा है बात आपसे। कॉम जेली, सी मिट्रेस, वीनसेस गर्डल जो है ये किसके एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। आपको बात समझ आ रही है ना? मैं इसलिए आपको पूरा दोबारा बता रहा हूँ जिससे कि आपके दिमाग में चीजें बैठ जाए। प्लेटी हेलमिंथिस जो है, इन्हें हम फ्लैटवॉर्म्स के नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके एग्जांपल्स आ गए आपके टेपवॉर्म, लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, पॉर्क टेपवॉर्म, ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 नंबर मैंने रिपीट कर दी है आपके लिए। ये फ्लेम सेल्स थोड़े से आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर फ्लेम सेल्स पाए जाते हैं। ये पेपर हो सकता है आपसे पूछ ले, बस ये नाम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स को हम इस नाम से जानते हैं, बस ये ध्यान रखना है। 8 नंबर फाइलम तक थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ मैं, बिकॉज ये ऑलरेडी कवर्ड है। उसके बाद स्पीड को थोड़ा सा मैं धीरे कर दूंगा। अगर आप पिछली क्लास में नहीं थे, डेफिनेटली आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। फ्लेम सेल्स कुछ ऐसे दिखते हैं। फ्लेम सेल्स इन्हें इसलिए कहा जाता है बिकॉज देखने में कुछ वैसे लगते हैं। रुकिए मैं आपको थोड़ा सा बना के बता देता हूँ। जो इसका एंड पोर्शन होता है वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है। थोड़ा थोड़ा आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको ऐसे लगे कुछ फ्लेम जैसा है, आग जैसा है। ये देखने में कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नीमेटोड, सीधा एग्जांपल पे, राउंड वॉर्म इसके अंदर आता है, हुक वॉर्म इसके अंदर आता है। ये सब आपको याद करना है। ठीक है, इधर से भी बता देता हूँ। बायलेटरली सिमेट्रिक है, इसका मतलब आपको इस चैप्टर की पहली क्लास में बताया गया है। अनसेगमेंटेड बॉडी का मतलब ये है कि इस जैसे इसकी बॉडी पे छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट्स नहीं होंगे। ये जो सेगमेंट्स मैं आपके सामने बना रहा हूँ ये नहीं होंगे, एक सिंगल बॉडी होगी। जैसे ह्यूमंस की बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, हमारी बॉडी पे ऐसे कुछ सेगमेंट छोटे छोटे आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये याद है ना आपको, फिलेरियल वॉर्म, ये पेपर आपसे कई बार पूछता है। ये आगे डिसीजेज वगैरह में हम कवर करेंगे। हाथी पांव बीमारी जो होती है वो किसकी वजह से होती है? इसी की वजह से होती है वो। ठीक है, पिन वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सब नाम आपको ध्यान में रखने हैं। कोई बात नहीं कृष्णा। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं जी। छठे नंबर पे आता है एनालिडा। एनालिस का मतलब एक रिंग, कुछ भी ऐसा गोल सा। एनालिस जो एक लैटिन शब्द है उसका मतलब होता है कुछ भी ऐसा गोल सा। ठीक है, अब इसके अंदर आता है अर्थवॉर्म, सबसे इंपॉर्टेंट अर्थवॉर्म और लीच है। ये ध्यान रखेंगे, ये जनरली आपको देखने को मिलते हैं ऐसे इलाकों में जहाँ पर नमी होती है, जहाँ पर पानी होगा या फिर आपको पानी जैसा कुछ नमी वाला इलाका देखने को मिलेगा। अधिकतर एक्वेटिक होते हैं जो कि पानी में रहते हैं। कुछ जमीन पर रहने वाले भी हो सकते हैं, लेकिन वो वहीं रहेंगे जहाँ पर मॉइस्ट सॉइल होगी, यानी यहाँ पर आपका जो है नमी वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तभी आपने देखा होगा रेनी सीजन में जो है आपको अपने, अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो आपको हो सकता है कभी वहाँ ऐसा कुछ अर्थवॉर्म टाइप देखने को मिल जाए, बिकॉज आपके घर के आसपास ही रहते हैं। लेकिन क्योंकि पानी आ चुका तो हो सकता है वो इलाके से शिफ्ट हो जाए आधे दिन के लिए, एक दिन के लिए, और आपको अपने घर के आसपास ही दिख जाए। ठीक है,
एनालिडा मैंने आपको बता दिया, ये सेगमेंटेड होते हैं, जैसे आपने अर्थवर्म को देखा होगा तो सेगमेंटेड होता है, उसके ऊपर छोटे 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 ऐसी लाइंस बनी होती है। लीच को भी आप जब, वैसे तो ब्लैक कलर की होती है तो इतना क्लियर नहीं दिखता, बट फिर भी आप इसकी कोई क्लियर इमेज ढूंढेंगे इंटरनेट पे तो आपको दिखेगा ये भी सेगमेंटेड बॉडी कैरी करती है। ठीक है, आगे चले। समझ आ रही है आपको बातें? समझने से ज़्यादा याद करने वाला डेटा है, तो मैं इससे ज़्यादा आपकी मदद नहीं कर सकता। इसके बाद आप ही को जो है रट्टे मारने होंगे इस डेटा पे। मैं डेटा दे सकता हूँ, एक बार आपको रीड करा सकता हूँ, थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ, उसके बाद याद आप ही को करना है। ठीक है जी? जी हाँ। सी माउस इसे बोलते हैं, ऐसा मतलब चूहा नहीं है समुद्र में तैरने वाला, इसे कहते हैं क्योंकि वैसा दिखता है। एफ्रोडाइट बोलते हैं वैसे इसे। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा में आते हैं, बिल्कुल देसी भाषा में मैंने बात लिखी है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का, क्योंकि इसमें इंसेक्ट्स आते हैं। ये जो हैं इनके जॉइंटेड लेग्ड एनिमल्स होते हैं, यानी इनके पैरों में जोड़ होता है, जैसे कि ह्यूमंस के पैरों में जोड़ होता है जिसे हम घुटना कहते हैं, वैसे इनके पैरों में भी जोड़ होता है। तो क्या ह्यूमंस इसमें आते हैं? आंसर इज नो। ह्यूमंस का एक अलग फाइलम बना हुआ है। सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जॉइंटेड लेग का मतलब यहाँ पर क्या है। ठीक है जी? अब इसकी बॉडी जो है वो या तो 2 हिस्सों में टूटी होगी या 3 हिस्सों में टूटी होगी। या तो इसकी बॉडी 2 हिस्सों में टूटी होगी। पहले हिस्से में एक तो इसका सर होगा, एक गले वाला हिस्सा होगा एक साथ। दूसरे में हिस्से में इसका पेट वाला हिस्सा होगा। कभी कभार क्या होता है, सर अलग से आप देख सकते हो, गला अलग से देख सकते हो और पेट अलग से देख सकते हो, तो हम कहेंगे जी 3 हिस्से हो गए इसके शरीर के। ठीक है? इसकी बॉडी पे काइटिन चढ़ा होता है। ये थोड़ा सा फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। ये जो सांस लेते हैं, ये ट्रैकिया से सांस लेते हैं और अपने गिल्स से सांस लेते हैं, दोनों चीजों से ले सकते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम इसका ओपन होता है। ओपन का मतलब यहाँ पर ये है कि ब्लड वेसल, बिल्कुल एग्जाम्पल है, अभी आपको बताता हूँ। ब्लड वेसल्स इसमें नहीं पाई जाती। काइटिन स्क्रू से कवरिंग होती है जो कि हल्की चमकीली सी हार्ड सी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे कभी आपने स्कॉर्पियन वगैरह को देखा है? मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। उस अब छुआ तो नहीं होगा क्योंकि वो जहरीला होता है, लेकिन उसके ऊपर आपने ऐसा देखा होगा शाइनी सी हार्ड कोटिंग जैसा कुछ होगा। इमेजिन शायद आप थोड़ा सा कर पा रहे होंगे, कवरिंग होगी, ऐसा लगेगा कि कुदरत ने उस पर कवरिंग चढ़ा के दी है। हल्की सी चमकीली है और हल्की सी हार्ड है, जिससे कि उसकी बॉडी प्रोटेक्ट होती है आसपास के इलाकों से। वही काइटिन की लेयर होती है। ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं ये देखिए। बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, हनी बी को भी आपने देखा होगा। इसकी बॉडी पे भी ऐसा लगता है हल्की सी चमकीली सी को परत चढ़ी हुई। कॉकरोच क्लासिक एग्जाम्पल इसका हो सकता है। इसके पंख आप कभी देखिए कॉकरोच की, बॉडी आप देखें आपको लगेगा अलग से पतली सी एक लेयर चढ़ी हुई है, वो लेयर काइटिन की ही है। ठीक है जी? क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? प्रॉन आ सकता है, सेंटीपीड समझते हैं ना, कान खजूरा देसी भाषा में। स्कॉर्पियन क्या होता है, कोई बता सकता है देसी भाषा में? मैं हिंट देता हूँ। बॉबी देओल, बिच्छू, बिच्छू मूवी आई थी बॉबी देओल की, बड़ी फेमस मूवी है पुराने जमाने की, बड़ी अच्छी मूवी है। खैर आगे चलते हैं। सेंटीपीड, मिलीपीड, ग्रास हॉपर, क्रिकेट ये टिड्डा जैसा ही होता है। मक्खी हो गई, मच्छर हो गया, बटरफ्लाई हो गई, ये सब इसके अंदर। टिक छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, टिक्स बोलते हैं उन्हें। हिंदी का भी कोई नाम जरूर होगा, वैसे इसे टिक बोला जाता है। आप एक बार इंटरनेट पे टिक लिख के इमेज देखना, आप समझ जाओगे। ठीक है? ये नाम थोड़े से आप ध्यान रखना। देसी भाषा में बोलूं तो क्या ये सारे इंसेक्ट्स ही हैं? यस दिशा। तो बस इंसेक्ट दिमाग में रखना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? 8वें नंबर पे आ गए मॉलस्क। मॉलस्क क्या है? ऑक्टोपस इमेजिन कर लेना। ऑक्टोपस देखा है आपने मूवी वगैरह में, या फिर कुछ नेट जियो वगैरह आप देखते हो उस पे, या वैसे आपने देखा होगा। ठीक है? तो ऑक्टोपस की जो बॉडी होती है, मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। ऑक्टोपस आपने देखा हो या स्क्विड आपने देखा हो, ये बड़ी मुलायम सी होती है देखने में। भले ही आप उसे छुएंगे नहीं, बट आप समझ जाएंगे बड़ा ऐसा मुलायम जैसा कुछ है ना? कुछ कुछ आप वैसा मान सकते हैं जैसा कि पनीर होता है, पनीर से भी ज्यादा मुलायम हो गया। ठीक है? तो इसकी बॉडी जो है सॉफ्ट होती है। इस शब्द का मतलब ही सॉफ्ट है। ठीक है? सॉफ्ट बायलेटरली सिमेट्रिक है और ये बहुत छोटे भी हो सकते हैं और ये 50 फीट के भी हो सकते हैं। ठीक है? ये ऑक्टोपस की बात नहीं हो रही है, ये मोलस्क कैटेगरी की बात हो रही है। यानी इतने छोटे भी हो सकते हैं कि आपको आंखों से ना दिखें, और इतने बड़े भी हो सकते हैं कि आप जैसे जो है मान लेते हैं 8-10 लोग एक के ऊपर एक खड़े हो जाए, फिर जाके एक क्रिएचर क्रिएट हो। ठीक है? जाइंट स्क्विड करके है जो इस कैटेगरी में आने वाला सबसे बड़ा जीव है, और ये साउथ पोल के आसपास जो है पाया जाता है। ठीक है? माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, 50 फीट जितना भी हो सकता है। इसकी बॉडी पे एक थिन स्किन चढ़ी होती है जिसे मैंटल बोला जाता है। एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद फोल्ड ऑफ थिन स्किन कॉल्ड मैंटल। इमेजिन कर पा रहे हैं ना, एक पतला सा पूरा कवर चढ़ा हुआ है इसकी बॉडी के ऊपर, जो कि मुलायम सा है, जिसे मैंटल बोला जाता है। एक बार इसे रीड करना चाहो करो, फिर मैं आगे चलूं। सांस ये जो है गिल्स से भी ले सकते हैं, लंग्स से भी ले सकते हैं, अगर इन पे लंग्स हैं तो। नहीं नहीं, ये सारे फाइलम्स ही चल रहे हैं।
प्रिया, ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये सब फाइलम्स है। आप एक काम करिएगा, जब ये अभी पोर्शन मैं आपको पूरा पढ़ा दूँ, तो आप इस फाइल से गो थ्रू करिएगा, तब आप समझेंगे। मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। एक्चुअली क्या है, ये क्लासेस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। मैं इसे एंड में आपको एक बार दोबारा बताता हूँ। अभी मैं एक फ्लो में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा देता हूँ, फिर आपको एंड में दोबारा बताऊँगा। या प्रिया एक काम करना, जब ये पूरा हो जाए, इसकी फाइल को आप देखोगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा एनिमल 2 हिस्सों में है, जिसमें पहला हिस्सा पहले बताया छोटा-सा है, दूसरे हिस्से के 5-6 हिस्से हैं और वहाँ पे ये वाला पोर्शन कवर हुआ है। आप एक बार खुद गो थ्रू करिएगा, ना समझ आए तो रात 10 बजे वाली क्लास में पूछ लीजिएगा। चलें आगे, नोट नहीं करना है कुछ भी, सिर्फ चीज़ों को समझना है। चलें आगे दोस्तों। ये सब आपको बता दिया गया है। बहुत बढ़िया करा आपने दिव्यांश। एकाइनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन। स्पाइनी का मतलब है कांटेदार स्किन है इसकी, और कांटेदार चीज़ किस चीज़ से बनी है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 से। एकाइनोडर्मेटा जो है, इसकी स्किन स्पाइनी होती है यानी हार्ड होती है, और इसकी स्किन जो है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट आपको देखने को मिलता है। इसका क्लासिक एग्जांपल जो है वो है स्टारफिश। रट लीजिएगा, घोट के पी जाइएगा। पेपर क्या करता है ना, आपको 2-3 नाम देता है, जैसे कहेगा स्टारफिश, सी अर्चिन, सी कुकुम्बर, किस फाइलम के अंदर आते हैं। तो अगर आपको एक भी याद है ना, तो आपका काम बन जाएगा। भले ही आपको फेदर स्टार याद ना हो, लेकिन अगर स्टारफिश याद है तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये तीनों किसके अंदर आते हैं? ये एकाइनोडर्मेटा के अंदर आते हैं। अब इसके पास हेड तो नहीं होता, यानी अगर आप स्टारफिश को देखोगे तो अलग से ऐसा थोड़ी है कि इसके पास कोई अलग से यहाँ पर मुंह बना रखा है। ऐसा तो कार्टून में होता है, बस एक्चुअली थोड़ी होता है ये सब। तो अलग से कोई इसका हेड एसेट नहीं होता, और रेडियली सिमेट्रिक होती है। पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, अलोंग रेडियस ये घुमा हुआ है। ये एक्चुअली आपको क्या करेगा ना, मेंस में लिख के देगा कि नो श्रेया, पोरीफेरा में नहीं आता, स्टारफिश कैन मूव। ये आपको ना वैसे देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस दैट। तो वहां पर आपको क्या करेगा, वो ये सब फैक्ट्स देगा कि ये तीनों इसमें आते हैं, पहला पॉइंट बना देगा। दूसरा कहेगा इनकी बॉडी पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तीसरा आपको कुछ और लिख देगा। चौथा लिख देगा कि इनकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिक होती है। तो बायलेटरली सिमेट्रिक नहीं होती है, क्योंकि इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिक होती है। तो उसके लिए थोड़ा सा समझना आपके लिए जरूरी है। आगे चलते हैं। चौथे नंबर वाले को कोई सम्मान नहीं देने वाले हम लोग। ये हेमी कोर है, यानी जैसा भी कोर डेटा होगा उसका हाफ यानी पार्शियली कोर डेटा है। यहाँ से कोई खास सवाल अभी तक नहीं बना है, आगे भी शायद यहाँ से कुछ ना बने, तो इसे ऊपर ऊपर से बस पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। इसकी बॉडी बायलेटरली सिमेट्रिक होती है, और एग्जाम्पल इसका है टंग मॉम। बस ये ध्यान रखना है, उसके अलावा ज़्यादा टेंशन इसकी नहीं लेनी है। यहाँ से आता है बड़ा खिलाड़ी, यहाँ से आता है वो पोर्शन जो मेरे हिसाब से काफ़ी मतलब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये है आपका कोर डेटा। अब कोर डेटा के अंदर मैं आपको प्रोटोकोर डेटा बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? कोर डेटा के अंदर मैं आपको 2 हिस्से पढ़ाऊंगा, फिर 2 हिस्सों में पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा पढ़ाऊंगा। पहले हिस्से में 2, दूसरे हिस्से में 2, दूसरे हिस्से के दूसरे में 6, ये बताऊंगा। मैं एक बार ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, कहीं आपका दिमाग जो है संडे मॉर्निंग वहीं आप परेशान हो जाए। आपने जो स्पेशल नाश्ता किया है वो आपको हजम ना हो, इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये पोर्शन इतना मुश्किल है नहीं जितना आपको लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें ना आम जिंदगी से जुड़ी है। जैसे जब हम बर्ड के बारे में पढ़ेंगे, हमें पता है बर्ड के बारे में, सांप के बारे में अपने को पता है, ह्यूमंस के बारे में अपने को पता है, तो उतना मुश्किल है नहीं। रिलैक्स करके जो है चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, शुरू करें दोस्तों कहानी। फाइलम नंबर 11, कॉर्डेटा। देखिए, सबसे पहले कॉर्डा जो शब्द है एक ग्रीक शब्द है, जिसका मतलब होता है स्ट्रिंग। सिंपल भाषा में तार। ये तार हमारे शरीर में क्या करती है? क्या हमारे दिमाग को हमारे बाकी शरीर से जोड़ती है, जिसे हम अपनी भाषा में स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं। हमारे स्पाइनल कॉर्ड ही तो है जो हमारे हाथ को कनेक्ट कर रही है हमारे दिमाग से, रिफ्लेक्स सेक्शन में हमारी मदद कर रही है। तो इसे सिंपल एक जनरल शब्द के रूप में हम कॉर्डेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, रुकिए जरा। देखिए, कोई भी कॉर्डेटा होगा या कॉर्डेट होगा और नॉन कॉर्डेट होगा, यानी ऐसा प्राणी जो कॉर्डेटा के अंदर आता है और ऐसा जो नहीं आता है, उनमें मेन फर्क क्या होगा? पहला जो आता है उसके पास नोटोकॉर्ड होगी। नोटोकॉर्ड वही हो गई जैसे हमारे केस में स्पाइनल कॉर्ड है। इसमें आप ह्यूमंस को इमेजिन कर लीजिएगा। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल के अंदर आपको फर्क पता है? वेंट्रल होता है आगे की तरफ, डॉर्सल होता है पीछे की तरफ। ठीक है, हमारा दिल आगे की तरफ है ना। अगर आप बॉडी को इमेजिन करते हैं तो हमारे दिल के आगे सिर्फ और सिर्फ क्या है? रिब केज है। लेकिन हमारे दिल के पीछे की तरफ आपको पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, वर्टेब्रल कॉलम है, वो सब चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, क्या हमारे पास टेल है? नहीं। लेकिन क्या हमारे पास कॉकिक्स नाम की एक बोन है जिसे हम टेल बोन कहते हैं? क्योंकि हम भी जो है कभी बंदर हुआ करते थे,
तो हमारे पास भी पूंछ हुआ करती थी। तो हमारे जैसे जो बाकी भाई बंधु हैं उनके पास पूंछे भी हैं, जैसे कि लंगूर है, बंदर है या फिर चिंपैंजी है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ चिंपैंजी का, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उन सबके पास पूंछ है। किसी के पास छोटी है, किसी के पास लंबी है, लेकिन पूंछ है। हमारे पास भी हुआ करती थी, बट हमारे पास पूंछ नहीं है, इसलिए तो हमारे रिश्तेदार कहते हैं हमें कोई नहीं पूछता। ये थोड़ा लेम जोक है, बट दिमाग को शांत करने के लिए काम करता है ये। ठीक है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, जो हमारा फेरिंग्स है यानी जिससे हम सांस लेते हैं, उसमें गिल स्लिट्स होते हैं। गिल स्लिट्स का देसी भाषा में मतलब है उसमें छोटे छोटे हिस्से होते हैं। याद है ना आपको, जब मैंने आपको फेरिंग्स वाला पोर्शन पढ़ाया है, ये तो चलिए अपना ट्रैकिया हो गया, इसके ऊपर फेरिंग्स होते हैं। फेरिंग्स याद है ना, ये वो हिस्सा हो गया जो लैरिंग्स लैरिंग्स फेरिंग्स सब पढ़ा रखा है। वहां पर गिल स्लिट्स होते हैं, छोटे छोटे आपको पीसेस देखने को मिलते हैं, उससे मिलके वो हिस्सा बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। क्या आपको देसी भाषा में कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच का फर्क समझ आ गया? अगर आ गया तो बल्ले बल्ले है, चलते हैं हम आगे। चलो दोस्तों, कॉर्डेटा, कॉर्डा का मतलब स्ट्रिंग, प्रोटो और वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा वो है देसी भाषा में जिन पे होती है बोन्स। डॉर्सल का मतलब पीछे की तरफ, वेंट्रल का मतलब आगे की तरफ, जैसे होता है ना फ्रंट रियर, वैसे ही बायोलॉजी की भाषा में ये दो शब्द है। ठीक है। वर्टेब्रेटा देसी भाषा में वो जिन पे बोन्स होती है, बट ये ना बायोलॉजी की भाषा में गलत है। वर्टेब्रेट वो होते हैं जिनके पास वर्टेब्रल कॉलम होता है, जिनके पास रीढ़ होती है। यानी ऐसा पॉसिबल है क्या कि मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड है लेकिन रीढ़ नहीं है? ठीक है। इस केस में मैं आपको पहले ही बता दूं, पेपर इनका कोई सम्मान नहीं करता है। पेपर पूछेगा तो मेनली वो यहाँ से पूछेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, पेपर ने जो डेटा का ऑपरेशन करना है वो यहाँ पे करना है बस। ये ये 3 4 5 6 अपने पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा यहाँ से सवाल नहीं बनते। मैं फिर भी ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये फैक्ट ध्यान रखना, कॉर्डेटा इज द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इनका हो चुका। हम लोग इसमें आ तो रहे ह्यूमंस, हमारा देखो कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है ना। उसके बाद भी हमें मोटिवेशन चाहिए। तो कॉर्डेटा इज द मोस्ट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, और बेसिकली इस कॉर्डेटा के हम दो हिस्से कर सकते हैं, एक प्रोटोकॉर्डेटा, एक वर्टेब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टेब्रेटा। अब प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर दो चीजें आती हैं, एक यूरोकॉर्डेटा, एक सेफेलोकॉर्डेटा। सिर्फ नाम थोड़ा सा ध्यान रख लेना, उसके अलावा चिंता नहीं करनी है। पढ़ो और भूल जाओ, पेपर नहीं पूछने वाला। पूछ भी लेगा तो इतना ही पूछेगा, इससे डेप्थ में नहीं जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे नेथो लिखा है या गनेथो लिखा है। यहाँ पर गनेथा के आगे या नेथा के आगे ए लिखा है, यानी इसके पास जो होगा वो इसके पास नहीं होगा। ए का मतलब यही तो होता है ना, यानी उसके पास वो नहीं है। एक नेथा, ये जो है इसके अंदर एक ही प्राणी आता है, साइक्लोस्टोमेटा, एक ही क्लास आती है। और ये जो नेथ्रोस्टोमेटा वाला है इसके अंदर 6 आते हैं। 6 के अंदर क्या है जी? 1 2 3 4 5 6, ये 6 नाम हम अगले पेज पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं फिर आपको बता देता हूँ, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट ये 4 बातें हैं, बाकी अगर पूछ लेगा तो सिर्फ पहचानना है, उससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। इसे मैं हटा देता हूँ, आगे चलते हैं। चलो, वर्टेब्रेटा के अंदर जैसा मैंने आपको बताया दो प्राणी आते हैं, ए ग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा। सबसे पहले ए ग्नेथा, ये जो शब्द है इसका मतलब है जबड़ा। जिसके पास जबड़ा नहीं है, जिसके पास जॉ जॉ नहीं है, समझते हैं ना जॉ, ये वाला पोर्शन जो है, ये जो लोअर जॉ है, अपर जॉ है, इसके पास ये नहीं है। ठीक है। तो ये इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके पास जॉ नहीं है, इसके पास फिन्स भी नहीं है, यानी ये स्विम भी बस राम भरोसे ही कर रहा है। वर्टेब्रल कॉलम है क्या? जी हाँ है। क्यों? क्योंकि वर्टेब्रेटा के अंदर आता है, और ये वो वर्टेब्रेट्स है जो डेवलप नहीं हुए हैं। ठीक है। जी हाँ, फिश यहाँ पर है तो बना रखी है मैंने आपके सामने। कुछ फिशेस इस कैटेगरी के अंदर आती हैं जो कि ज्यादा डेवलप नहीं हुई हैं एवोल्यूशन के अंदर, जिन्होंने कुछ खास पार्ट नहीं लिया है। ठीक है, थोड़ा सा आप इसे ध्यान रखेंगे। जिसमें हैगफिश आ सकता है, लैम्प्रे आ सकता है, नाम आपको याद करना है। ठीक है जी, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। 2 चेम्बर हार्ट होता है जनरली, जो पानी के अंदर तैरते हैं, मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। जो 24 घंटे पानी में रहेगा उस पर 2 चेम्बर का हार्ट होगा। जो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं उस पे 3 चेम्बर का हार्ट होगा। एक्सेप्शन क्रोकोडाइल, उस पे 4 का होता है। और जो जमीन पर रह सकता है या हवा में उड़ सकता है, उन पे 4 चेम्बर का हार्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। पानी वाले 2, पानी जमीन 3, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन 4, और ह्यूमंस, ये जो बाकी जीव है जिनकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी चाहिए, उन सब में 4 होता है। ये थोड़ा सा दिमाग में अपने बिठा लेना। क्या आपको वर्टेब्रेटा का पहला हिस्सा समझ में आया? यस योगेश, क्योंकि याद है ना आपको एगनेथा की एक क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, तो इस पेज पे तो एगनेथा बता दिया और उसके बाद उसी की एक हिस्सा मैंने साइक्लोस्टोमेटा पढ़ा दिया। तो जो भी साइक्लोस्टोमेटा में लिखा है वो सब कुछ एगनेथा के अंदर आ सकता है। क्या पॉइंट को समझे? ये हैगफिश वाला सवाल पेपर पूछ चुका है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक बार ही आ चुका है जी। ठीक है,
ऐसे पूछा गया था कि एक नेथा के अंदर क्या आ सकता है, या फिर इससे उल्टा था कि हैगफिश इनमें से किसमें आ सकता है। एक बार एसएससी ये सवाल पूछ चुका है करीब 3 से 4 साल पहले। अब आते हैं जी इसके पास, गनेथोस्टोमेटा, जिसके पास जबड़ा होता है। क्या ह्यूमंस इसके अंदर आएंगे? यस, आएंगे। सोचो, दिमाग लगाओ भाई। इस कैटेगरी के अंदर बैठने के लिए अपने को वर्टेब्रल कॉलम चाहिए है, सबसे पहले कॉर्डेटा होना चाहिए है, वर्टेब्रल कॉलम है और हड्डियां हैं और मैमल्स हैं। तो मैमल्स इसके अंदर आते हैं, तो हम भी इसके अंदर आएंगे, वी आर मैमल्स। ठीक है, तो ह्यूमंस अगर आपसे कोई पूछे तो हम लोग जो है वो एनिमेलिया किंगडम के, वर्टेब्रेट एनिमल किंगडम के, आप कहें फाइलम नंबर 11 के वर्टेब्रेटा के ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर आ सकते हैं। ठीक है, नहीं श्रेया, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, देखो इस पेज से आप समझो। वर्टेब्रेटा श्रेया दो तरीके का है, जिसमें पहली वैरायटी हो सकती है एगनेथा, दूसरी हो सकती है गनेथोस्टोमेटा। अगर किसी के पास जबड़ा नहीं है तो वो नंबर 1 में आएगा, किसी के पास जबड़ा है तो नंबर 2 में आएगा। जो साइक्लोस्टोमेटा है वो एग्नेथा की एक क्लास है। तो जो भी हमने हैगफिश, लैम्प्रे वगैरह देखा है वो सब साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल्स हैं, जो कि इन टर्न एग्नेथा के भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो गनेथोस्टोमेटा है उसमें वो लोग आते हैं जिनके पास जबड़ा होता है, जो कि मैं अब आपको पढ़ाने वाला हूं। ये पेज एक ही बात है। अब आ जाते हैं ये दूसरे पेज पे, जो कि है गनेथोस्टोमेटा। इसके अंदर क्या क्या आता है? सबसे पहला ये क्लास बताऊंगा, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, और उसके बाद बल्ले बल्ले चैप्टर खत्म। आराम से समझो। पहली दो क्लासेस ठीक ठीक इंपॉर्टेंट है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो शब्द आप देख रहे हैं, इक्थियोलॉजी शायद आपने कहीं देखा होगा, या फिर हो सकता है इसे इंग्लिश में आप लोग अलग तरीके प्रोनाउंस करते हो। ये फिशेस से एसोसिएटेड होता है, स्टडी ऑफ फिशेस। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में शायद आपने कभी पढ़ा हो किसी साइंस में। तो कुछ ना कुछ मछलियों से एसोसिएटेड होता है ना, मत्स्य पालन आप उसे बोलते हैं। तो ये शब्द आपको जहां दिख जाए, पूरे पूरे चांस है कि वहां पे मछलियों की बात होगी। पहले नंबर पे हमने देखा कॉन्ड्री वाला, दूसरे नंबर पे हमने देखा ऑस्टी वाला। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोसाइट्स, ये सब क्या बोन से एसोसिएट नहीं? मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे फर्क आप पहचानेंगे। जी हाँ, ये शब्द तो बोन से एसोसिएटेड है। और ये मछली से अभी आपने देखा, तो वो मछली जिसके अंदर हड्डी है उसे तो बैठा दो यहाँ पर, वो मछली जिसके अंदर हड्डी नहीं है तो उसे बैठा दो आप यहाँ पर। मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, मैरीन फिश विद कार्टिलेजेस, जिसकी बॉडी में कार्टिलेज पाई जाती है, और बहुत बड़ी बड़ी मछली हो सकती है। इसके पास फिन्स होते हैं तैरने के लिए, और इसकी स्किन टफ होती है, इसके स्किन प्लास्टॉइड स्केल्स चढ़े होते हैं। रेस्पिरेशन ये गिल्स से करती है, स्विम ब्लैडर वगैरह इस पर कुछ नहीं होता। पूंछ होती है, 2 चेम्बर हार्ट होता है। देखो, 3 बातें ध्यान से सुनो। अभी किंगडम ही चल रहा है मणि, करीब 15 मिनट के बाद आप आइए क्लास में। 3 बातें ध्यान रखना। सबसे पहले सारी मछलियों को मैंने बुला लिया, सबको, आओ भाई मछली बात करते हैं। मैंने पूछा भाई जबड़ा है? एक ने कहा नो। तो उसे तो मैंने बैठा दिया साइक्लोस्टोमेटा पे, एक ने था। मैंने कहा तुम तो हट जाओ यहाँ से। क्या बात को समझ पाए? फिर वो मछलियां बची जिनके पास जबड़ा था। मैंने पूछा हड्डी है? उन्होंने कहा है, लेकिन वो एक्चुअली कार्टिलेज है, वो क्वालिफाई होता नहीं है वैसे हड्डी में। तो मैंने कहा तुम क्लास नंबर 1 हो। दूसरे नंबर पे मैंने कहा प्रॉपर हड्डी है? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो उन्हें मैंने कहा तुम क्लास नंबर 2 में बैठोगे। क्या आपको तीनों में फर्क समझ आया? हड्डी जैसा कुछ होना, कार्टिलेज होना, वो क्वालिफाई नहीं करेगा क्लास 2 के लिए, वो क्लास नंबर 1 में बैठेगा। इसके ऊपर हार्ड स्केल्स चढ़े होंगे। आपने कभी मछली देखी है यूट्यूब वगैरह पे असली में, तो मछली के ऊपर स्केल्स चढ़े होते हैं, बहुत हार्ड होता है, उसे चाकू से जो है साफ करना पड़ता है। वो स्केल्स चढ़े होते हैं जिससे इनकी बॉडी प्रोटेक्टेड रहती है। ठीक है, तो वो क्लास नंबर 1 में आता है। क्लास नंबर 2 में वो आता है जिसकी शरीर में हड्डी है, और हो सकता है वो हड्डी ज्यादा हो सकता है वो कम हो। दोनों ही केस में अगर आप नोटिस करोगे तो इनके पास जो है आपको देखने को मिलता है गिल्स। देखो, गिल्स, दोनों ही केस में 2 चेम्बर हार्ट, 2 चेम्बर हार्ट। बस फर्क क्या है? यहाँ पर कार्टिलेज है, यहाँ पर बोन है। ये आपको जनरली पानी, मरीन वाटर में देखने को मिलती है, खारे पानी में। ये आपको मरीन में और फ्रेश वाटर दोनों में देखने को मिल सकती है। क्या आपको बात समझ आ रही है? इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, डॉग फिश, ये सब थोड़ा रट्टे मारने वाले काम है। स्टिंगरे, हैमर हेडेड शार्क, सॉ फिश, रैट फिश, ये याद करना है। इसमें मैं आपकी कोई खास मदद नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर आपको जैसे लायन फिश है, सी हॉर्स है, फ्लाइंग फिश है, रोहू है, एंगलर है, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, और बहुत सारी मछलियाँ होती हैं, बहुत तरह की मछलियाँ होती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है कौन कौन सी मछली क्या क्या होती है, बट जनरली जिस मछली में हड्डी पाई जाती है वो क्लास नंबर 2 के अंदर काउंट होगी। क्या बात को आप समझ पाए दोस्तों? चले आगे। बस आपके अच्छे दिन आ ही गए हैं, अब आपको चिंता नहीं करनी है। क्लास नंबर 3 से सब कुछ बड़ा आसान है।
देखो एम्फीबिया, एम्फी का मतलब डबल, बायोस का मतलब लाइफ। लोग कहते हैं जीवन बस एक ही बार मिलता है, ये कहते हैं नो, अपने को डबल मिला है। डबल कैसे है? एक पानी वाला, एक जमीन वाला। यानी ये पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, ये जमीन पे भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जनरली जमीन पर भी वही रहते हैं जिसके आसपास पानी हो। यानी फ्रॉग्स इसके अंदर आ सकते हैं, और भी कई सारे जीव इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है, इनके पास होता है 3 चेम्बर्ड हार्ट, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है मैंने, है ना। 3 चेम्बर्ड हार्ट इसके अंदर 3 चेम्बर्ड हार्ट आता है, जिसके पास 2 ऑरिकल, एक वेंट्रिकल होता है। याद है ना आपको दिल की बातें? क्या ये इसका हार्ट हो सकता है? नो। तो हम क्या करेंगे, सुना होगा दिल की सर्प दीवारों पे नाम है तेरा तेरा। कुछ समय के बाद नाम मिटाने का टाइम आ चुका है, तो यहाँ पर नाम मिटा दिया गया है। यानी जो बीच की ये दीवार थी, ये नाम मिट चुका है, पूरे तरीके खत्म हो चुका है वो खेल। ठीक है, यानी अगर आप देखेंगे एक ऑरिकल यहाँ पर है, एक ऑरिकल यहाँ पर है, और एक पूरा वेंट्रिकल है। यानी जिसके पास भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होगा, उसके पास 2 ऑरिकल होंगे और एक वेंट्रिकल होगा, ये ध्यान रखना। पेपर ऐसे पूछता है फिशेज हैव क्या, और ऑप्शन ऐसे बनाएगा 2 वेंट्रिकल 2 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल 1 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल 2 ऑरिकल, और 2 वेंट्रिकल 1 ऑरिकल। ये मुश्किल सवाल है पेपर का, आपको अभी आसान लग रहा है, बट पेपर में इसके लिए पहले ऑरिकल वेंट्रिकल पता हो, फिश की कैटेगरी पता हो, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जी आपको ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही आप लोगों ने आंसर दिया है। ठीक है जी। अब देखो ये पानी के अंदर है, तो एक गिल्स से सांस लेगा, पानी के अंदर मछली टाइप काम करेगा। जब जमीन पे आ जाएगा तो हमारी तरह लंग्स से सांस लेगा, और कभी कभार स्किन से भी अपनी सांस ले सकता है। ये तब सांस लेता है जब इसकी स्किन हल्की नम होती है। जैसे आपने सुना होगा फ्रॉक्स वगैरह के बारे में, इनकी स्किन से, ये स्किन से भी सांस ले सकते हैं। जनरली जब ये अपनी बॉडी में एनर्जी को लूज नहीं करना चाहते, थोड़ा शांत रहना चाहते हैं, लंबे समय तक सर्वाइव करना चाहते हैं, तभी ऐसा काम करते हैं। क्या आपको एम्फीबियंस की बात समझ आई? अब इस पेज को थोड़ा समझ लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड, मर्डर तो सुना होगा आपने। ये वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से बदल लेते हैं, जैसे कि फ्रॉग, टोड्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर आसपास के हिसाब से बदल लेते हैं। क्या ह्यूमन इसके अंदर आते हैं? नो, ह्यूमंस आर वार्म ब्लडेड। बाहर 0 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा तो भी अंदर वही टेम्परेचर रहेगा जो बाहर 36 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला जाए तो हम बीमार हो जाते हैं। पता है ना, 100 डिग्री चला गया तो खेला खत्म, 101 हो गया, 102 हो गया तो ऐसा लगता है कि अरे बस घर वाले परेशान हो जाते हैं। 102 होने पे हम अगले दिन स्कूल में क्या करते थे, बता देते थे 104 हो गया था मुझे तो बुखार, अरे बस क्या बताऊं मैं तुम्हें। ऐसे ही हम तो ऐसे ही करा करते थे, आपका हमें पता नहीं। 100 से ऊपर का मतलब अगले दिन बच्चों को क्लास में 104 ही बताना है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर इजीली चेंज हो सकता है, उसी को बायोलॉजी की भाषा में एक्टोथर्मल कहते हैं। ये नाम ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट करके स्टेटमेंट बना के देगा, और हो सकता है वहां पर एक्टोथर्मल लिख के दे दे, तो पता होना चाहिए एक्टोथर्मल जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। डाउट्स दिशा क्वेश्चन टैब में भेजिए, अभी पढ़ा रहा हूं मैं, बीच में नहीं रुक के आंसर दे पाऊंगा, क्वेश्चन टैब में भेजिए। ठीक है, एक्टोथर्मल मीन्स कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जीवों को ओवीपैरस कहते हैं। ठीक है, और जो बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें वीवीपैरस कहते हैं। एक्सक्रीशन, ये अमोनिया, ये सब मैं आपको ना ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अपना जो एक्सक्रीटरी सिस्टम था वहाँ पे इसके नोट्स बढ़िया बने हुए, तो इसे ना वहां से पढ़ लेना। यहाँ पर मिक्सअप हो जाएगा, वहां पे पढ़ लेना, बेहतरीन तरीके वहाँ पे आपके नोट्स इसके बने हुए हैं। क्या ये एम्फीबियंस वाली कैटेगरी पढ़ पाए, समझ पाए? समझ पाए तो आगे चलते हैं, अगले नंबर पे आता है रेप्टिलिया। अब आपको कई बार कंफ्यूजन होगा कि सर ये टॉर्टोइस भाई जो है ये एम्फीबियन है या रेप्टिलिया है। होगा कंफ्यूजन, सबको होता है, हमें भी होता है जब हमने पहली बार पढ़ा था। तो देखिए होता क्या है ना, ये इन लोगों ने, महापुरुषों ने अपने हिसाब से डिफरेंशिएट कर रखा है चीजों को। देसी भाषा में जो रेंगते हैं वो रेप्टाइल्स होते हैं। कुछ रेंगने वाले ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो पानी में भी रहते हैं, जमीन पर भी रहते हैं। आपने कभी मेंढक को रेंगते हुए देखा है? उसके बस की बात नहीं है, उसके घुटनों में स्प्रिंग है, उसे इधर से उधर जरा सा भी जाना हो तो उछल के ही जाएगा, उसके बस की है ही नहीं नॉर्मल तरीके चलना। तो क्या वो इधर आ सकता है? नहीं। लेकिन कभी आपने कछुए को देखा है? बिल्कुल आराम आराम से ऑलमोस्ट रेंगता हुआ जाएगा। तो इन लोगों ने क्या कर रखा है ना, इसे डिफरेंशिएट कर रखा है जो उसकी प्राइमरी प्रॉपर्टीज है उस हिसाब से। अब हो सकता है कोई रेप्टाइल एम्फीबियंस की प्रॉपर्टी भी शो करता हो। टॉर्टोइस अलग होते हैं, टर्टल अलग अलग होते हैं, सैमफ्रॉइड, और आप एक बार इनकी इमेजेस देखेंगे तो आप समझेंगे इनके जो बैक होती है, इनकी जो पीठ होती है उसकी शेप अलग होती है। एक की डोम शेप्ड होती है और एक की थोड़ी सी फ्लैट होती है। ठीक है,
आप एक बार चेक करना, ऐसे ही क्रोकोडाइल, घड़ियाल ये सब भी अलग अलग होते हैं, बट एसएससी ये सब पूछता नहीं तो मैं उस तरफ इतना जाता नहीं। ठीक है, ऐसे टोड अलग होता है, फ्रॉग अलग होता है, बट एसएससी लेवल पे सब एक जैसे ही है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। छिपकली है, सांप है, क्रोकोडाइल है, टोर्टोइस है, ये सब रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। लेकिन क्या क्रोकोडाइल भी पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं? जी हाँ। यानी क्या ये एम्फीबियंस वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। लेकिन प्राइमरली ये जो है रेप्टाइल्स के अंदर काउंट होते हैं, भले ये एम्फीबियन वाली प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। ठीक है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, जैसा कि हमने देखा भी कुछ देर पहले कि ये एम्फीबियंस वाली प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। तो पूरे-पूरे चांस है, जैसे लिज़र्ड तो जनरली आपको ज़मीन पे देखने को मिलेगी, बट सांप आपने देखा होगा ना, पानी में भी रहता रह सकता है। एनाकोंडा मूवी, पानी के अंदर सांप, वो ज़मीन पर भी आके खा जाता था लोगों को। यानी ये ज़मीन पर भी रह सकता है, पानी के अंदर भी रह सकता है। ऐसा थोड़ी पानी के बाहर आया, किसी को खाने, अचानक उसकी साँस घुट गई, बेचारा मर गया। ये तो बड़ा डिप्रेसिंग हो जाएगा एनाकोंडा के लिए। यानी आराम से काफ़ी देर तक ज़मीन पे भी रह सकता है, काफ़ी देर तक जो है पानी के अंदर भी रह सकता है। आगे चलते हैं जी। ये मैंने आपके लिए पॉइंट ऐड कर दिया है, आपको नोट ना करना पड़े उसके लिए। अदरवाइज इनके पास भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, बिकॉज़ बहुत सारे रेप्टाइल्स एम्फीबियंस वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ओविपारस, बट सम स्नेक्स एंड लिजर्ड्स आर विविपारस। यानी ये बच्चों को जन्म देते हैं, बट जनरली जो है ये जो है अंडे देते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, सुना होगा सांप अंडे देते हैं, कुछ सांप बच्चों को भी जन्म देते हैं और कुछ सांप उन्हीं को खा लेते हैं। अब वो डिप्रेसिंग लाइफ है उनकी, उसमें हम नहीं जाएंगे। क्रोकोडाइल अलग है, घड़ियाल अलग है, कोबरा अलग होता है, कैमलियन। एग्जाम्पल्स दिव्यांश नीचे लिखिए, हर चीज का एग्जाम्पल है। कैमलियन, लिजर्ड जैसे बीवी पैरस होती है दिव्यांश, छिपकलियां। कैमलियन बताओ क्या होता है? कैमलियन, गिरगिट सुना होगा, रंग बदलता है अपना, वही है। ठीक है, पाइथन देसी भाषा में अजगर जिसे हम लोग कहते हैं, ये सब इस कैटेगरी में आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी आपसे, अब आपसे बात कर लेते हैं जी 5वें नंबर पे जो है क्लास आपका एवीज के बारे में। ठीक है, सभी को समझ आ गया पिछला पेज? कोई दिक्कत तो नहीं? लिजर्ड और स्नेक, नहीं 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 नहीं। देखो मैं बताता हूँ, एक रुको, कुछ डाउट्स आए हैं, मैं क्लियर। लिजर्ड अलग है, स्नेक अलग है। लिजर्ड मतलब छिपकली हो गई, स्नेक मतलब सांप होगा। ठीक है, वीवी पैरस स्नेक के एग्जांपल। अच्छा, आप ये जानना चाह रहे हो वो कौन से सांप है जो वीवी पैरस है? राइटल स्नेक आपने सुना है? राइटल स्नेक, ये इस कैटेगरी के अंदर आ सकते हैं, फेमस है। और भी एक दो होते हैं। राइटल स्नेक आपने नहीं सुना, कोई बात नहीं, आप इसे इंटरनेट पे लिख देना, इमेजेस वगैरह में आप देख के इसे समझ जाएंगे। ठीक है जी, हाँ साइंस। चलो आगे चलते हैं। खैर, इधर से वैभव सब चीजें ठीक है बेटा, एक बार आप अपना इंटरनेट स्पीड चेक कर लो, इधर से सब चीजें ठीक है। चलो अगले नंबर पे आते हैं, एवीज। एविस का मतलब होता है बर्ड। इन्होंने बड़ा अच्छा काम करा, वैसे सही नाम, कोई बात नहीं, थोड़ा मोटा लैक है, कोई काम चला लीजिए। एवीज यानी एविस यानी बर्ड, यानी बर्ड इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब बर्ड्स को आप इमेजिन एक बार करिए, कोई सा भी बर्ड आप इमेजिन कर सकते हैं। मान लेते हैं जी मैं एक लाल तोता बना देता हूँ। इसके बारे में आप क्या क्या चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? सबसे पहले ये वार्म ब्लडेड होते हैं हमारी तरह। यानी ये आपने देखा होगा ना कई बार, अगर आपने कभी भी कोई पक्षी पाला है तो बहुत आसानी से उसकी मृत्यु हो सकती है। आसानी का मतलब ये है कि आप जरा सा ध्यान मत दीजिए, ठंड में आप अगर उनके पिंजरे को नहीं ढकेंगे ना, वो मर जाएंगे सुबह तक, क्योंकि इनकी बॉडी सराउंडिंग टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकती है। अगर कभी भी आपको पक्षी पालते हैं तो आपको पता होगा, आपको उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, स्पेशली जो छोटे पक्षी होते हैं, जैसे स्पैरो है या फिर जो पैरट्स वगैरह हैं, तो उन्हें मैंने कभी नहीं पाला, सिंपली बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि मुझे पता है मैं इतना ध्यान नहीं रख सकता। तो शौक मुझे बहुत है, लेकिन मैंने कभी भी नहीं पाला, बिकॉज़ आई नो इतना मैं नहीं कर पाऊँगा। तो किसी की जान लेने से बढ़िया उन्हें वहीं रहने दो जहाँ वो है। तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये बहुत छोटे हो सकते हैं। हमिंग बर्ड सुना है ना? हमिंग बर्ड सबसे छोटा बर्ड होता है, जो कि ऊपर, नीचे, आगे-पीछे सब तरफ उड़ सकता है, और सबसे बड़ा बर्ड ऑस्ट्रिच होता है, ये भी सुना होगा आपने। अब फोर का मतलब होता है आगे वाले, हाइंड का मतलब होता है पीछे वाले। ये तो होते हैं फ्रंट, ये होते हैं रियर। लिम्स का मतलब याद है ना, हमने पढ़ा था हाथ पैर। जो इनके आगे वाले दोनों लिम्स हैं वो बदल चुके हैं पंखों में। इनके जो पंख हैं जिसके सहारे उड़ गए हैं वो आगे की तरफ होते हैं। कभी भी इमेजिन करना, मैं बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ याद रखने का। मान लेते हैं ये वो बर्ड है, आपको लगता है इसके हाथ आगे और पंख पीछे होंगे? नहीं ना, जनरली पंख आगे की तरफ होंगे और पैर पीछे की तरफ होंगे। तो पेपर आपको ये सब स्टेटमेंट बना के देगा कि बताओ इसके हाइंड लिम्ब बदल जाते हैं पंखों में या फोर लिम्स बदल जाते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, पंख आगे की तरफ होते हैं। तो ये क्या करते हैं जी,
फ्लाइट के लिए अपने आगे वाले लिम्स को इन्होंने बदल लिया है जिससे कि उड़ पाए। हाइंड लिम्स जो है ये वॉक करने वगैरह में इस्तेमाल हो सकते हैं, वॉक में, स्विमिंग में भी, जैसे डक वगैरह होती है वो तैर सकती है इसका इस्तेमाल करके, कोई वॉक कर सकता है। दांत इनके नहीं होते हैं, इनके जो जॉ हैं वो छोटे होते हैं और उससे इनकी चोंच बनती है, देखा होगा ना आपने। ये चोंच जो है एक्चुअली ये ऊपर और नीचे ऐसी होती है, ऊपर वाला जो जबड़ा होता है उससे ये बन जाता है, नीचे वाले से ये बन जाता है। समझ पा रहे हैं? टीथ नहीं होते हैं, जो जबड़े हैं वो आपस में मिलके बारीक से छोटे से हो जाते हैं और उनसे इनकी चोंच बन जाती है। ठीक है, जो इनकी हड्डियां हैं उन्हें लाइट वेट होना बड़ा जरूरी है ना, तभी तो उड़ पाएंगे, वरना इनर्शिया इतना हो जाएगा कि उड़ ही नहीं पाएंगे, रुकावट आ जाएगी शरीर में। और खोखली होती है, खोखली भी इसी वजह से क्योंकि हल्की रहेंगी तो उड़ पाएंगे आसानी से। ये एक्सक्रीशन मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। बर्ड्स को इमेजिन करिए और जो जो इन्फॉर्मेशन दिमाग में आती है वो सब एवीज के अंदर करेक्ट प्रिडिक्ट करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये सब डेटा ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया है आपके लिए। एग्जाम्पल्स इसके ये रहे, जितने बर्ड्स इमेजिन कर सकते हो वो सारे यहाँ पर फिट कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, आते हैं जी छठे नंबर पे, मैमल्स। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा डेवलप्ड ये है क्योंकि इसमें आते हैं ह्यूमंस। और हमारी जो आईलिड्स है वो मूव कर सकती है, पता है ना। आप आंखों को इधर उधर घुमा सकते हैं, आंखों के ऊपर जो कवर है आईलिड जिन्हें बोलते हैं वो ऊपर नीचे मूव हो सकता है। हर जीव का ऐसा नहीं हो सकता। हम वार्म ब्लडेड होते हैं। और मैमल्स यानी जो मैमेलिया शब्द आया है वो आया है मैमा से, जिसका मतलब होता है ब्रेस्ट, यानी मिल्क फीडिंग ऑर्गन्स, जिससे कि एक पेरेंट अपने यंग वन को अर्ली स्टेज ऑफ इट्स लाइफ पे फीड कराता है। ठीक है, ह्यूमंस के केस में भी यही सीन है कि शुरू के 2 4 6 महीने बच्चे को जो है सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है, बिकॉज उसकी बॉडी को और कुछ सूट नहीं करता, इसीलिए हम लोग इसके अंदर काउंट होते हैं। क्या बात को आप समझ पाए? ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखिएगा। फीमेल्स हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। पिना होता है हमारे पास, सुना होगा ना पिना, कान का जो बाहर वाला हिस्सा होता है। ठीक है जी। दिशा, कुछ चीजें ओवरलैपिंग होंगी, हम प्राइमरी जो प्रॉपर्टीज है उसके हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं। कुछ चीजें ओवरलैपिंग होती हैं हमेशा, हम यहाँ पर जो फोकस कर रहे हैं वो प्राइमरी फीचर्स के बारे में फोकस कर रहे हैं। फ्लैशी एक्सटर्नल ईयर, कान में 3 हड्डियां होंगी, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ पिना होगा। ठीक है, दांत हेटेरोडोंट होंगे यानी सारे दांत एक जैसे नहीं होंगे, और थीकोडोंट होंगे यानी जबड़े के अंदर अटके हुए होंगे सॉकेट्स में, जिन्हें हम गम कहते हैं ना देसी भाषा में, मसूड़े। हमारे दांत मसूड़ों में अड़े होते हैं, उस शब्द का मतलब ये है। हमारे दांत कई अलग अलग तरीके के इंसिजर्स हैं, कैनाइन्स है, प्रीमोलर है, मोलर है, तो वो हेटेरोडोंट है। क्या आपको दोनों में फर्क समझ आ गया? हमारे दांत ए एंड बी है, यानी ऊपर वाला भी है क्योंकि अलग अलग वैरायटी के हैं, नीचे वाला भी है क्योंकि हमारे दांत जबड़ों से कनेक्टेड मसूड़ों के अंदर अटके होते हैं। आगे चलते हैं जी, ये वही वाली बात दोबारा आपके लिए लिखी है। देखिए तमन्ना, मैमल होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो है मेमोरी ग्लैंड्स के होने की। वीवी पैरस और ओवी पैरस का जो बहस है वो बिल्कुल अलग पेज पे है। यहाँ पर बहस है कि यंग वन को जन्म दे रहा है और ये एग दे रहा है। मैमल होने की जो क्वालिफिकेशन है वो है ब्रेस्ट यानी मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स के होने की। अगर ये है तो वो मैमल है, भले ही वो अंडे देता हो, भले ही वो बच्चे को जन्म देता हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसके बाद हेटेरोडोंट, थेकोडोंट आपको बता दिया। रेस्पिरेशन जैसा कि हम करते हैं लंग्स से होता है। डाउट्स प्लीज क्वेश्चन टैब में आप लोग भेजते रहे। ठीक है, डायफ्राम, थोरैसिक, ये आपको पता है ना, हमारी जो थोरैसिक कैविटी होती है और एब्डोमिनल कैविटी होती है, इन दोनों के बीच में डायफ्राम आता है। अरे जो हमारा लंग्स वाला हिस्सा देसी भाषा में और हमारा पेट वाला हिस्सा देसी भाषा में, इन दोनों के बीच में डायफ्राम होता है ना। याद है ना आपको, कैसी कवरिंग, डोम जैसी। इसके ऊपर सब कुछ सांस से संबंधी, इसके नीचे सब कुछ डाइजेशन से संबंधी होता है। हाँ, दिल हमारे पास 4 चेम्बर का होता है, मोस्टली मैमल्स और वीवी पैरस, बट इसके एक्सेप्शंस भी हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। प्लाटिपस और एकिडना, ये दोनों ओवी पैरस मैमल्स होते हैं। ठीक है, ओवी पैरस क्योंकि अंडे देते हैं लेकिन इनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, तो वो जो है आपके ओवी पैरस मैमल्स कैटेगरी को क्वालिफाई करेंगे। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? लाल पोर्शन को आप समझ पाए? मैमल्स होने में और ओवी पैरस वीवी पैरस होने में कोई कनेक्शन नहीं है, वो मैटर ऑफ चांस है। जैसे कि हम फिजिक्स में बात करते हैं वर्चुअल होना और इरेक्ट होना किसी इमेज का, भले ये दोनों एक साथ चलता है बट वर्चुअल होने में और इरेक्ट होने में कोई कनेक्शन नहीं है, बट वो चलता है एक साथ, तो हमें लगता है एक ही बात है। एक ही बात नहीं है, दोनों अलग अलग बातें। अब कैंगरूज क्या करते हैं? कैंगरूज का केस बड़ा स्पेशल है, जिनका जब बच्चा पूरे तरीके डेवलप नहीं होता, ये उसे तभी जन्म दे देते हैं और उसके बाद अपने पेट के पास एक पाउच बना होता है, उसके अंदर उसे पालते हैं। देखा होगा ना कंगारू को। कैंगरूज गिव बर्थ टू वेरी पुअरली डेवलप्ड यंग्स, जिन्हें मार
और इसी वजह से इन्हें मार्सुपियल्स कहा जाता है। CGL 2018 का सवाल है, मार्सुपियल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये वो जीव होते हैं जो कि अपने बच्चों को शुरुआत के कुछ समय अपने पाउच के अंदर रखते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? ये भर भर के इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लासिक एग्जाम्पल इसका ह्यूमन है, और जो आप इमेजिन करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है जी, इस बात के साथ ये हो चुका है जी हैप्पी एंडिंग ऑफ किंगडम क्लासिफिकेशन। ओवी पैरस वैभव वो होते हैं जो एग देते हैं, जो अंडे देते हैं। ठीक है जी, चीजें पूरी हो चुकी हैं। एक बहुत बड़ा पोर्शन आपने निपटा दिया है। SSC कैटेगरी की तैयारी करने वाले अगर मान लेते हैं देश में 10 बच्चे हैं, तो उनमें से आप टॉप 1 बच्चे की कैटेगरी के अंदर आप अपने आप को मान सकते हैं। अगर आपको ये कंटेंट याद हो जाता है तो टॉप 1 या 2% बच्चे ही हैं, 1 या 2 बच्चे होंगे उन 10 में से जो इस डेटा को जो है याद कर पाते हैं। ठीक है जी, अब देखिए, सुना होगा आपने कि आसमान से गिरे खजूर पेट के, या फिर इधर कुआं में उधर खाई बीच में मेरी चारपाई। एक SSC एस्पिरेंट का जीवन वैसा ही होता है। आपने एक टॉपिक तैयार कर दिया, अब आपको लग रहा है सब अच्छा हो चुका है, सब अच्छा हो चुका है, बट आगे और पढ़ना है। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। आपने बीवी पैरिस में स्नेक एंड लिजर्ड बताया है, बट नहीं, लेट मी एक्सप्लेन श्रेया। एक बार मैं दोबारा एक छोटा सा पोर्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद जो है मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, आप बात को समझिए। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हो सकता है मैंने बोलते समय कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसलिए मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ पूरा पोर्शन। मोस्टली रेप्टाइल्स आर ओविपारस। अधिकतर जो रेप्टाइल्स होते हैं वो अंडे देते हैं, बट कुछ सांप और छिपकलियां बच्चे जन्म देती हैं, जैसे कि रैटल स्नेक्स। ठीक है, अब आपको समझ आ गया। हो सकता है मैंने कुछ बोला हो, आपने कुछ समझा हो, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो, मैंने वो पोर्शन आपके लिए दोबारा क्लियर कर दिया है। ठीक है जी, यहाँ पर ये चैप्टर मैंने पूरा कर दिया है। अब मैं आपको अगला चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है ह्यूमन आई और ईयर। एक काम करें, 1 मिनट का ब्रेक दे दूं आपको, दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। 1 मिनट का ब्रेक है आपका, 1 से 2 मिनट का मान लीजिए आप इसे। और अब आपका डाउट सेक्शन मैंने बंद कर दिया है, और अब मैं आपको एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक पढ़ाऊंगा। ये मेरा वादा है, मजेदार टॉपिक होगा, इजी टॉपिक होगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है जी, अब जो मैं आपको लिखवाऊंगा उसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और प्रिया, जो मैंने रिटन स्लाइड्स में आपको PDF दी है उसके नोट्स बनाने हैं। अपडेट शीट में PDF मिल जाएगी, तो पेन कॉपी अभी तक नहीं लेके आए थे तो ले आइए। 2 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ एक फ्रेश टॉपिक के साथ। एक बार कंफर्म करें आप सभी को आवाज साफ आ रही है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। देखिए, जो पोर्शन अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पेपर के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टॉपिक है ह्यूमन आई और ह्यूमन ईयर। ये जो क्लास है, 2.5 घंटे की क्लास आप देख पा रहे होंगे, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक की क्लास है। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम इस वजह से रखा गया बिकॉज डाउट्स भी आपके होंगे, और मैं चाह रहा हूँ कम से कम 2 घंटे डेटा जो है मैं आपको अच्छे से याद कराऊँ। और जनरली क्या होता है, 1.5-2 घंटे तक मैं आपको पढ़ा पाता हूँ, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, तो 12 बजे 12:15 से पहले आप बिल्कुल भी हिलिएगा मत अपनी सीट से। ठीक है, ये जो 2 टॉपिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अच्छे से पढ़ के जाना। आप सब जानते हैं मुझसे ज्यादा प्रॉब्लम आप ही को होती होगी मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वगैरह में, है ना। मैं पढ़ा पढ़ा के थक जाता हूँ, कई बार मुझे आप लोगों को गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है, दुख भी होता है कि क्यों नहीं समझ रहे, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस दैट, है ना। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ आपको एक और बार इसे समझाने की। कोई ट्रिक से नहीं पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, बिकॉज ट्रिक से अगर समझ आना होता तो अब तक आ चुका होता। वैसे टॉपिक फिजिक्स का टॉपिक है, बट क्योंकि दोस्तों ये बायोलॉजी का भी हिस्सा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आंखों की ऐसी हैं जो हम बायोलॉजी में समझते हैं, ईयर की चीजें समझते हैं, तो मैं इसे आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। हार्डली मैटर्स, आपको कवर करना है, मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, हम इसे कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ फोटोज आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, और उसके बाद जो है 5 मिनट में आपको डायग्राम से चीजें समझाऊंगा। उसके बाद जो है आप को मैं चीजें लिखवाऊंगा। ठीक है, आप सभी को स्क्रीन पर एक फोटो दिख रही होगी। कहानी को इससे शुरू कर रहे हैं हम, और एक एक करके सब चीजें समझाऊंगा। ठीक है, लिखने वाला काम आगे चल के होगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा। ये है ह्यूमन आई, बेहतरीन फोटो है ये। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ बिकॉज काफी सारी चीजें आप इससे जो है क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। बेहतरीन फोटो आप अगर नोटिस कर पा रहे हैं, तो जो हमारी आंख का वो पोर्शन है जिसे हम कहते हैं तुम्हारी आंखें काली हैं, बुरी हैं, नीली हैं, ऐसा कहते हैं, ये वो पोर्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इसके सेंटर में आपको क्लियर कट होल दिख रहा है, जैसा कि आपको ज्वालामुखी के बीच में दिखता है। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दूंगा इस टॉपिक की आपको, और मुझे पूरा विश्वास है सवाल इसी में से बनेगा, इससे बाहर बनने के चांस ना के बराबर है। ये जो होल है जहां पर कुछ भी नहीं है, इसे बोला जाता है प्यूपिल। क्या बोला जाता है जी? प्यूपिल। ये जो कवरिंग है उस होल के ऊपर की तरफ, ये वाली जो कवरिंग है जिससे मिलाकर ये होल बना है, इसे बोला जाता है आइरिस।
आइरिस और प्यूपिल दो अलग अलग नाम है, ध्यान रखिएगा। अगर ये आइरिस मेरा फैल जाएगा तो ये प्यूपिल बड़ा हो जाएगा, नहीं ट्रांसपर वो अलग चीज है निशांत। यानी अगर मैं इसे फैला दूंगा तो क्या ये प्यूपिल बड़ा हो गया, यानी आइरिस छोटा हुआ तो प्यूपिल बड़ा हुआ, आइरिस बड़ा हुआ तो प्यूपिल छोटा हुआ। अब हमारी आंखों के अंदर ना इसके पीछे की तरफ लेंस होता है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। मेरी आंखों में जो लेंस है वो कहता है जी मुझे 10 रेज दे दो, मैं इमेज को प्रोसेस कर दूंगा। ये सिर्फ एग्जांपल है, सिर्फ 10 रेज दे दो, मैं इमेज को प्रोसेस कर दूंगा। ठीक है, अब उसे मैं ऐसे करके 10 रेज दे सकता हूँ, मान लेते इसे 5 रेज बना देते हैं, जल्दी जल्दी काम होगा। अब सोचो अंधेरे में ये 5 रेज जो हैं क्या दूर दूर होंगी, थोड़ा सा इमेजिन करिए। अंधेरे के अंदर क्योंकि रोशनी कम है तभी वो अंधेरा है, तो क्या मेरे प्यूपिल को ज्यादा खुलना पड़ेगा? मेरा दिमाग कहता है मुझे क्लियर देखने के 5 रेस नहीं है, एक्चुअली रेस का ऐसा कोई काउंट होता नहीं है, बट समझाने के लिए हम मान सकते हैं। तो प्यूपिल बड़ा हो जाएगा। बट अगर बिल्कुल मैं सूरज की तरफ देखता हूँ तो सूरज की तरफ देखने में तो दोस्तों बड़ा समस्या है, क्योंकि सूरज में तो 5 की 5 रेस बहुत ही पास पास होंगी। तो उस केस में मेरे प्यूपिल को छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ज्यादा बड़ा हो गया प्यूपिल तो मेरी आंखों में तो 5 की जगह 100 रेस चली जाएंगी और मेरी आंखों का जो रेटिना है वो डैमेज हो जाएगा। तभी हम कहते हैं ना डायरेक्ट टॉर्च में नहीं देखना, डायरेक्ट सूरज को नहीं देखना, वेल्डिंग करते समय नहीं, वेल्डिंग की तरफ नहीं देखना, क्योंकि वेल्डिंग से जो रोशनी निकल रही है बड़ी इंटेंस है, तो हमारी आंखों के जो हमारी आंखों का आइरिस है, प्यूपिल है, रेटिना है, अभी सिंपल रखते हैं चीजों को, उसे वो डैमेज कर सकती है। ठीक है, अब ये जो एडजस्टमेंट है दोस्तों आइरिस के कम बड़े होने का, क्या इसमें थोड़ा समय लगेगा? जी हाँ, क्योंकि हमारी आंखें हैं, बायोलॉजी है, ह्यूमन है, तो इट टेक्स सर्टेन सेकेंड्स। यानी मान लो दोस्तों अगर मैं गया बिल्कुल ब्राइट रूम से अंधेरे वाले रूम में, तो ब्राइट रूम में क्या था ना, प्यूपिल इतना सही खुला था, थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हैं ना, प्यूपिल जरा सा खुला था, इतने में से वो 5 रोशनी आ पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो डार्क रूम में गया तो कायदे से उसे इतना बड़ा खुलना है अभी, लेकिन इस काम में तो टाइम लगेगा, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। तो जब आप रोशनी वाले कमरे से अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो आपको कुछ देर दिखता नहीं है क्लियरली, फिर उसके बाद आपको अचानक जो है आपकी आंखें खुलती हैं सोटू से और आपको चीजें दिखती हैं। ऐसा ही तब होता है जब आप मान लेते हैं फोन चला रहे हैं, है ना, कंबल के अंदर चादर के अंदर घुस के फोन चला रहे हैं, तो जैसे ही आप उससे बाहर आओगे आपको कोई नहीं, आपको लगा कहीं आवाज आई, आप उसके बाहर आए, आप फोन तो आपने ऐसे कवर करके रख दिया, अब आप बाहर आओगे तो आपको कोई नहीं दिखेगा। 2-3 सेकंड के बाद आपको एक इंसान दिखेगा, पापा। 2-3 सेकंड के बाद आपको दूसरा इंसान भी दिखेगा, मम्मी। और उसके 2-3 सेकंड के बाद आपको उनके हाथ में अस्त्र और शस्त्र भी दिख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं? यानी जब आप ब्राइटनेस से डार्क की तरफ जाते हैं तो आपका प्यूपिल डायलेट होता है। ठीक है, प्यूपिल का डायलेट होना, डायलेट हो रहा है, डायलेट का मतलब देसी भाषा में रिलैक्स होना। ठीक है, और इस तरफ जाने का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट होना, यानी सिकुड़ना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बातों को? ठीक है, चल आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं उस डायग्राम पे जो कि आपको किताबों में इजीली देखने को मिलता है। ये जो डायग्राम है ठीक है, बट बिगिनर के लिए मैं इसे अच्छा डायग्राम नहीं मानता, बिकॉज अ न्यू पर्सन कैन नॉट इमेजिन कि ये स्क्रीन पर क्या है। तो मैंने आपको इससे प्यूपिल बाजी आपको सारी समझा दी है। ठीक है, अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो आप अपने नोट्स साथ साथ बना सकते हैं। आप अपने नोट्स में वैसे तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें लिखवाऊंगा, एक काम करो नोट्स में ये सब पोर्शन लिख लो, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नोट्स इसके बाद में बना सकते हैं कि आप लोग, छोटा सा टॉपिक है वैसे। एक काम करो, अभी कुछ मत लिखो, सिर्फ एक पेज खाली छोड़ दो, 1 पेज, सिर्फ 1 पेज का काम होमवर्क में दूंगा। बेसिक पोर्शन उस पे बाद में नोट करना। ठीक है, एक पेज खाली छोड़ना। मैं क्या कर रहा हूँ ना, डायग्राम से आपको 5-7 बातें पढ़ा के उसके बाद बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स मैं बनाऊंगा स्क्रीन पर। मैं आपके लिए लिखूंगा आँख के अंदर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो नोट्स मैं आपको क्लास में बनवाऊंगा। एक पेज खाली छुड़वाया है, ये जो ऊपर का डेटा है ना, ये वाला डेटा है, जैसे ये सब आप ना बाद में नोट कर लेना। अभी के लिए पेन कॉपी छोड़ दो, सिर्फ सुनो। अब ये हमारी आंख का साइड व्यू है। अगर मैंने किसी की आंख बीच में से काट दी तो उसमें साइड से देखा, तो मैं बड़ा पापी इंसान हूँ, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने उसे देखा तो मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। यानी आंख में अगर मैं एक आंख बनाता हूँ तो एक आंख के उठा हुआ पोर्शन यहाँ पर ऐसा दिखेगा, ये वाला पोर्शन हल्का उठा हुआ पोर्शन होगा। ये पोर्शन जो है दोस्तों क्या ट्रांसपेरेंट होगा? अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो रोशनी अंदर कैसे जाएगी? ये जो सबसे आगे वाला पोर्शन है ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसे कहते हैं कॉर्निया। क्या कहते हैं जी? कॉर्निया। ये सब ना बातें यहाँ लिखी हुई है, देखो कॉर्निया, प्यूपिल सब लिखा है, तो बस आराम से चीजों को समझो। ये होता है दोस्तों ट्रांसपेरेंट। ये रोशनी आई यहाँ से, इसके अंदर गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लगा होता है एक पर्दा। पर्दे का मतलब वही आइरिस प्यूपिल वाली कहानी याद है ना आपको?
वो पहले लगा होता है, लेंस बाद में है। ये लिमिट करता है लाइट को अंदर जाने से, यानी ये बताता है कितनी लाइट अंदर जाएगी। यानी रोशनी भले ही ज़्यादा आ रही है, लेकिन ये खुद बता देगा कि रोशनी अंदर 2 ही जा सकती है, यानी यहाँ से 2 ही रोशनी पार होंगी, बाकी पार नहीं हो पाएगी। इसमें जो ये वाला पोर्शन है, ये हो गया आपका आइरिस, और जो होल है, ये होल जो है ये हो गया प्यूपिल। क्या बात को आप समझ पाए? होल इज इक्वल टू प्यूपिल। कौन क्या कंट्रोल करता है वो आपको लिखवा दूंगा। रेटिना अलग चीज़ है, समझ में? अभी आप सिर्फ सुनिए बात को, ठीक है? इसके पीछे की तरफ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है लेंस। मैंने थोड़ा ज़्यादा पीछे बना दिया, इतना होता नहीं है, बट कोई बात नहीं, काम चला लेते हैं। ये लेंस जो है ना, बड़ा ही बेहतरीन लेंस है। ये लेंस होता है ट्रांसपेरेंट। अगेन ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट आगे कैसे जाएगी? ठीक है, खिड़की ही प्यूपिल है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने लिखा। वो जो खिड़की है, वो जो खाली हिस्सा है, वही प्यूपिल है। ठीक है, हमेशा मैं इस टॉपिक से पहले अपने पास में पोलो रखता हूँ, आज मुझे रखना ध्यान नहीं रहा। पोलो का जो सेंट्रल होल है वो है प्यूपिल, और जो पोलो खुद है मटेरियल, वो आइरिस है। सब बताऊंगा दिव्यांश, चिंता मत करो, मेरे साथ साथ चलो, ठीक है? अगेन दिशा, सब बताऊंगा। अभी के लिए आप कमेंट ना करें, पहले पूरा टॉपिक पढ़ें, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है? पहले आप मेरी सुने, फिर मैं आपकी सुनूंगा, फेयर है ना? आई सपोज अब ये लेंस ऐसे हवा में तो नहीं पड़ा होगा, कहीं गिर जाएगा बेचारा, तो क्या इसके चारों तरफ भी कुछ होता होगा जो इस लेंस को होल्ड करके रखता होगा? ये जो है, ये है सीलियरी मसल्स। ये क्या करती हैं ना, लेंस को दबाती हैं, खींचती हैं। दबाना कब, खींचना कब, वो आपको आगे चल के बता दूंगा। क्या यहाँ तक आप इमेजिन कर पा रहे हैं चीजों को? इसी को अगर मैं डायग्राम के रूप में देखूं, तो मैंने आपको कॉर्निया बता दी, ये वाला पोर्शन कॉर्निया है, ठीक है? ट्रांसपेरेंट वाला हिस्सा है। ये आइरिस है। ये एक्चुअली आइरिस इन्होंने 2D में ना गलत बना रखा है, सभी गलत बनाते हैं, हर किताब में ऐसे ही बनता है। एक्चुअली ये 3D है। मुझे ऐसा लगता है स्कूल की किताबों में 3D ही बनाना चाहिए, 2D नहीं, बिकॉज बहुत बच्चे कभी इमेजिन ही नहीं कर पाते आइरिस कैसा है। इसी तरीके लेंस जो है, ये पूरा सर्कल है। सर्कल का साइड व्यू आपको यहाँ पर दिखाया गया, पूरा सर्कल आप इमेजिन करिए, वैसा है ये। ठीक है, यहाँ तक आई सपोज सब चीजें ठीक है। ये जो पोर्शन है, ये है सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स। अब इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा खोखला हिस्सा दिख रहा है। आई होप ये खोखला हिस्सा जो है, इसका भी नाम होता है, आपको आगे चल के बताऊंगा। इसके पीछे की तरफ दोस्तों होती है एक स्क्रीन। ये एक स्क्रीन होती है जिसपे इमेज बनती है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आप क्लास में फोकस कर रहे हैं। आपको पता है कब इधर उधर की बात नहीं करनी, तो यहाँ पर मैं दिल से आपकी तारीफ करना चाहूंगा, अच्छी बात है। आपको पता होना चाहिए कब क्या इंपॉर्टेंट है ना। रेटिना इज द स्क्रीन जहाँ पर इमेज बनती है। जैसे कि इसे बाद में देखेंगे, इससे ही समझ लेते हैं। क्या ये वाला पोर्शन आप समझ पा रहे हैं? ये रेटिना है दोस्तों। होगा क्या ना, यहाँ पर ये रेज यहाँ से निकली है, क्योंकि ये जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो ये रेज आपस में मिलती है। यहाँ पर क्या होता है, रेज आपस में मिलती है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, जो कि पैरेलल आने वाली रेज को आपस में मिला देता है। तो ये यहाँ पर मिलती है, ठीक है? ये यहाँ पर मिली, और उसके बाद यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है। यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, इसके अंदर सेल्स पाए जाते हैं। वो कौन से सेल्स होते हैं? एक तो रॉड सेल्स होते हैं, और एक कोन सेल्स होते हैं। रॉड सेल्स क्या करते हैं ना, इंटेंसिटी वाली जो लाइट है उस पर फोकस करते हैं, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, देसी भाषा में कितनी रेज आई है। ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा अच्छे से प्रोसेस होगी इमेज, कम इंटेंसिटी कम जो है क्वालिटी वाली इमेज प्रोसेस होगी। कौन सेल्स दोस्तों, सी से कौन, सी से कलर, कलर पे फोकस करते हैं। यानी जो हम अलग अलग रंग देख पा रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पर्पल है, व्हाइट है, ब्लू है, रेड है, ब्राउन है, ग्रीन है, ये जो कलर्स आपकी आंखों में प्रोसेस हो पा रहे हैं ना, ये प्रोसेस हो पा रहे हैं कौन सेल्स की वजह से। ऑन दी अदर हैंड, ये जो पतली लाइन, ये जो उससे मोटी लाइन, ये जो उससे मोटी लाइन आप देख पा रहे हो, ये जो लाइन है, या कौन या रॉड सेल्स की वजह से अलग अलग लेवल की देख पा रहे हैं। ठीक है, लेंस कन्वेक्स होता है कौशिक, ठीक है? कन्वेक्स। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? अब ये क्या करेंगे ना, उसे प्रोसेस करेंगे और भेज देंगे हमारे ब्रेन के पास, क्योंकि सारा काम तो हमारा दिमाग करता है। पढ़ाई के अलावा सारा काम कौन करता है? हमारा दिमाग करता है। तो यहाँ से अगर मैं इसे ऐसे बना देता हूँ, तो यहाँ पे कुछ अलग से तारे लगी होती हैं। वो तारे क्या करती हैं, इस इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन के पास ले जाती हैं। ये जो तारे हैं, ये ऑप्टिक नर्व होती है। नैन्सी बिल्कुल बेफिक्र रहे बेटा, जितना अभी बता रहा हूँ सिर्फ उतना आप सुनिए। जब टॉपिक पूरा होगा तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। उस अगले टॉपिक पे तब चलूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको जितने डाउट पूछने सारे पूछना, ठीक है? अभी आप चिंता ना करें, बस मेरे साथ साथ चलें। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पाए? काफी कुछ अभी लिखवाऊंगा नैन्सी में आपको। रेटिना नहीं बनाया, रेटिना यही है, ये जो स्क्रीन है ना, यही रेटिना है, जहां पर चीजें जाके टकराती हैं। अभी काफी कुछ मैं आपको और बताऊंगा, ब्लाइंड स्पॉट, ये वो दुनिया भर की चीजें अभी बतानी है मैंने आपको।
कीन अभी आंसर दे देता हूँ, प्यूपिल है आपके सवाल का आंसर, बट आगे चल के अभी ये सब लिखवा दूंगा, चिंता ना करें। ये एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ऑप्शन में दोनों थे, ऑप्शन 1 पे प्यूपिल, 3 पे आइरिस। एसएससी ने प्यूपिल माना था क्योंकि एनसीईआरटी प्यूपिल कहती है। क्या यहाँ तक की बात आप समझ पा रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है? अब जो अगला पोर्शन मैंने आपको पढ़ाना है वो है ये सब आंखों की बीमारियां, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये वो दुनिया भर की बातें। लेकिन उससे पहले यहाँ तक के नोट्स बना लेते हैं जिससे कि एक पोर्शन अपना पूरे तरीके सॉर्ट हो जाए। ठीक है, अब पहले आप पेन कॉपी उठा लीजिए और अपने नोट्स मेरे साथ मिलके बना लीजिए। रुकिए जरा, एक सेकेंड। चलिए, एक पेज कहीं पर भी शुरुआत में अंत में छोड़ देना, वहां पर जो बताऊंगा, वहां पर जो अभी तक बताया है, जो जो उसमें से नोट्स में ना हो वो लिख लेना। आप हेडिंग डालिए ह्यूमन आई, अगर ऑलरेडी डाली हुई है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ह्यूमन आई, सबसे पहले सीधा सटीक बातें लिखवाऊंगा। लाइट एंटर्स थ्रू कॉर्निया, कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नोट्स हैं, इस वजह से ऐसे दिख रहे हैं। आइरिस डार्क colored muscular diaphragm having small circular opening called pupil. Color of iris is equal to color of eye. Pupil is the opening of iris. जो हमारी आंखों का कलर होता है वो एक्चुअली आइरिस का ही कलर होता है, आराम से नोट करिए। अभी समझाता हूँ। जैमिन, आई होप मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, कुछ और प्रोनाउंसिएशन हो तो आप मुझे बताइएगा। आखिरी लाइन में मैंने लिखा है प्यूपिल इज द ओपनिंग ऑफ आइरिस। जो आइरिस है, आइरिस समझ गए ना, जो वो अभी मैंने आपको ब्राउन कलर का पोर्शन दिखाया था, ये वाला पोर्शन, इसकी ये जो पूरा आइरिस है, इसकी ओपनिंग को ही हम प्यूपिल कहते हैं। डायफ्राम का मतलब याद है ना आपको, एक खिंचा हुआ मस्कुलर डायग्राम आपको समझाता हूँ। गुब्बारे को इमेजिन कीजिए आप, गुब्बारे को अगर आप खींचते हैं तो वो एक डायफ्राम जैसा बन गया है ना, एक पतली सी परत बन गई जो कि खिंची हुई परत है। उसके सेंटर में एक होल कर दीजिए, वो आपका होल जो है वो प्यूपिल हो गया, और जो वो आपने गुब्बारा खींचा हुआ है वो आइरिस हो गया। ठीक है, मस्कुलर क्योंकि वो मांसपेशियों से बना होता है श्याम, मतलब और कुछ नहीं है, मांसपेशियां हैं जो कि हमारे शरीर में होती है, इसलिए उसे मस्कुलर कहा गया। डायफ्राम क्योंकि वो कुछ ऐसा खींचे हुए गुब्बारे की परत जैसा दिखता है। चले जी आगे, आगे चलते हैं दोस्तों अगले पेज पे। प्यूपिल, ओपनिंग ऑफ आइरिस, अच्छा ठीक है। आयुष्मान अभी लिखवाता हूँ, हर बार लिखवाता हूँ, इस बार भी लिखवा रहा हूँ। डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई कैन चेंज द size as light intensity increases. Pupil gets contracted by iris as light intensity decreases. Pupil gets dilated by iris. आयुष्मान, उस सवाल का आंसर प्यूपिल होगा, बिकॉज देखिए ये एसएससी के पार्ट पे थोड़ा गलत बात है, एक्चुअली दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। प्यूपिल अपने आप में कुछ है ही नहीं, प्यूपिल इज द होल, जहां पर आइरिस नहीं है उस इलाके को हम प्यूपिल कहते हैं।
टेक्निकली आइरिस प्लस प्यूपिल इस सवाल का आंसर होना चाहिए, बिकॉज दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। बट एसएससी थोड़ा यहाँ पे गलत बात करता है, वो थोड़ा ऑप्शन में एक में प्यूपिल दे देगा, एक में आइरिस दे देगा। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, जिन्होंने लिखा है उसमें कि प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दिया है, जिस वजह से आंसर प्यूपिल होगा। अगर आपको ऑप्शन में प्यूपिल ना दिखे, आइरिस दिख जाए, तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। यस क्रेजी, इंटेंसिटी का मतलब यहाँ पे अमाउंट है। एक मिनट, आप इसे नोट करिए, मैं कुछ दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पर। कॉन्ट्रैक्ट होना मतलब छोटा होना, सिकुड़ जाना। आशा यस। रुकिए 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 आप लोग, दोस्तों ये एनसीईआरटी का डेटा है, वाटरमार्क आप पीछे देख पा रहे होंगे। एक बार आप इसमें ये रीड करिए, प्यूपिल वाली बात। अब यहाँ पर अगर आप इसे पढ़ते हैं तो ये लाइन आपको कहेगी आइरिस। देखिए जरा ध्यान से, बिकॉज इंग्लिश कहती है आइरिस के बाद विच रेगुलेट्स लिखा है, तो आइरिस की बात कर रहा है। और एक दूसरे साल की एनसीईआरटी है जिसमें प्यूपिल कंट्रोल्स द साइज ऑफ करके लिखा हुआ है। तो क्या ये पूरे तरीके डिबेटेबल बात हो गई, बिकॉज एक्चुअली 1+2 = 3 है। आप ये नहीं कह सकते 3 किसकी वजह से आ रहा है, 1 की वजह से, 2 की वजह से, दोनों की वजह से आ रहा है एक साथ। तो ये पूरे तरीके ऑप्शन डिपेंडेंट सवाल है, ठीक है। विद प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, एनसीईआरटी का आप वाटरमार्क भी पीछे देख पा रहे होंगे। एसएससी की आंसर की में प्यूपिल था, सिर्फ इस वजह से आंसर प्यूपिल है, ठीक है। फेयर एनफ, जो बात साफ है, बस आपको वो वैसे ही की वैसी प्रेजेंट कर दी गई है। एनसीईआरटी आइरिस को भी मानती है, प्यूपिल को भी मानती है। उसका रीजन भी सिंपल है कि एक्चुअली देखिए अल्टीमेटली प्यूपिल जितना बड़ा है उतनी रोशनी गई। तो थोड़ा ये ऑप्शन डिपेंडेंट है कि कौन क्या करता है। ये जैसे कीन ने पूछा, आयुष्मान ने पूछा, एक आध बच्चे ने और पूछा, इट इज ऑप्शन डिपेंडेंट। आगे चलते हैं, सब कुछ पढ़ाया जाएगा क्रेजी आगे चल के सही समय आने पे। प्यूपिल वाली बात आपको बता दी गई है। अब लिखते हैं जी आई लेंस के बारे में। ट्रांसपेरेंट, कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग। तीसरे नंबर पे सेंटर में से हार्ड होता है, थोड़ा हार्ड इन द मिडल, ग्रेजुअली सॉफ्टन्स आउटवर्ड्स। समझ पा रहे हैं ना? अगर ये दोस्तों लेंस है तो बीच वाला हिस्सा तो बहुत हार्ड होगा, क्योंकि यहीं पर रोशनी टकरानी है। बट साइड वाला हिस्सा जो है, कोने वाला हिस्सा मसल्स से जुड़ा हुआ होगा। तो क्योंकि ये मसल से जुड़ा है तो थोड़ा सा इसे मुलायम होना होगा, हार्ड होगा तो चटक जाएगा, जिसकी वजह से इसके कोने जो है थोड़े से मुलायम होते हैं। हेल्ड बाय सीलियरी मसल्स। ये सीलियरी मसल्स इसे जो है होल्ड करके रखती हैं। सीलियरी मसल्स क्या करती हैं, ये भी पेपर कई बार पूछ चुका है। हेल्प्स इन चेंजिंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं। कि पावर ऑफ एकोमोडेशन अभी समझाता हूँ देसी भाषा में। पहले एक टेक्निकल डेफिनेशन बोल देता हूँ। इट इज द एबिलिटी ऑफ द आई टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। अगले पेज पे लिख भी दूंगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। कर्वेचर का मतलब है उसकी सरफेस की शेप बदलने में। अभी समझाता हूँ, 5वें पॉइंट को अगले पेज पे समझा दूंगा। ग्रेजुअली सॉफ्टन्स आउटवर्ड्स का मतलब ये है श्याम, एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसा मान लीजिए कि ये लेंस है, ठीक है, ये लेंस है
मैं एक सिक्का आपको दिखा रहा हूँ, है ना, साइड से लेंस ऐसा दिखता है जैसा हम डायग्राम में बनाते हैं, बट एक्चुअली लेंस ऐसा होता है। तो इस लेंस के जो बीच वाला पोर्शन है वो काफी हार्ड है, लेकिन जो साइड वाला पोर्शन है जिससे मैंने इसे पकड़ा है वो काफी मुलायम है। वो मुलायम इस वजह से है क्योंकि वहां से इसे मसल्स पकड़ के रखती हैं, तो मसल्स इसे कभी दबाएंगी कभी खींचेंगी, वो सब चीजें आराम से होती रहे। इसके लिए कोना जो है इसका मुलायम होता है, लेकिन सेंटर वाले पोर्शन से थोड़ा सा हार्ड होता है। ये सीलियरी मसल्स वाला पॉइंट आपको अगले पेज पे समझाता हूँ, आई होप आपने इतना नोट कर लिया है। पावर ऑफ एकोमोडेशन। आज रात को भी बायोलॉजी की ही क्लास है, आज रात 12 बजे तक हम काफी सारा पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे इसका। एकोमोडेशन, एबिलिटी, ये डेफिनेशन बाजी एसएससी पूछता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट्स lying at different distances। अब होता क्या है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब जो दूर है, इन्हें देखने के लिए फिजिक्स का है दीपक, और सेकेंड हाफ ऑफ जून में स्टार्ट होगा। सीलियरी मसल्स रिलैक्स, मतलब रखा होता है, एल वाई, इसकी स्पेलिंग एक बार देख लेना। लाइन का मतलब यहाँ पर है कि रखा होता है, जो अलग अलग, जैसे कोई ज्यादा दूर है कोई कम दूर है। सीलियरी मसल्स रिलैक्स, जिसकी वजह से फोकल लेंथ increases, power decreases। आर का एक एक करके सब कुछ लिखवाया जाएगा बेटा, शायद आप कैटरैक्ट वगैरह की बात कर रहे होंगे, वो आगे डिसीजेस वाले पोर्शन में पढ़ाया जाएगा। लेंस becomes thin and broad। एग्जाम्पल नोट करिए इसे। देखिए यही है अवेलेबल मेरे पास, इससे ही समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारी आंखों का लेंस है, ठीक है। ये लेंस सामने से दिखता है और साइड से लेंस अपना जो है कुछ ऐसा दिखता है, आप ऐसा मान लीजिए। अब अगर मैं इस लेंस को चारों तरफ से दबाऊंगा तो सोच के देखो क्या बीच में से मोटा नहीं हो जाएगा? लाखों रुपए का नुकसान नहीं करूंगा टेप को दबा के, ऐसे ही समझ लेना बीच में से मोटा हो जाएगा क्योंकि चारों तरफ से वो दब रहा है। जब आप किसी दूर रखी हुई चीज को देखते हैं तो सिलेरी मसल्स इसे अपनी तरफ खींचती हैं, तो क्या ये चौड़ा नहीं हो जाएगा? चौड़ा होने की वजह से बीच में से पतला हो जाएगा। ये चौड़ा होके पतले होने वाला केस आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज बहुत दूर रखी है। मान लेते हैं आप चांद को देखते हैं रात को, आराम से फुर्सत में बैठ के तारों को गिनने की कोशिश करते हैं, वो चीजें काफी दूर हैं, तो आप क्या करते हैं, इन्फिनिटी पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। योगा में भी आपको ऐसे ही कहा जाता है कि जब आप वृक्ष आसन करते हैं तो आप किसी ऐसी चीज को इमेजिन कीजिए जो कि आपसे 100 मीटर दूर है, 100 कोस दूर है, 5 कोस दूर है, 10 कोस दूर है, इस तरीके कहा जाता है ना, जिससे कि आपकी आंखें शांत हों और आप दूर तक देख पाए। सीधी मतलब रिलैक्स होंगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि पहले लेंस ऐसा था, बाद में लेंस ऐसा हो गया, हल्का सा ऊंचा और पतला हो जाएगा, ठीक है। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करने के लिए यही सीक्वेंस फॉलो करता हूँ। सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, फोकल पावर, फोकल लेंथ डिक्रीजेस, पावर increases, lens becomes thick and small। कभी आप बहुत पास किस चीज को रखते हैं तो आपकी आंखों पे फोकस बढ़ता है, पावर बढ़ती है, आपकी आंखें जल्दी थकती हैं। जैसे मोबाइल फोन का आप इस्तेमाल करिए तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे 10 मिनट के बाद ही। आप नहीं होंगे, आप लोग अलग मटेरियल से बने हैं, आप लगातार 2-2 घंटे शॉर्ट्स देख सकते हैं, बट एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है वो एग्जॉस्ट हो जाता है कुछ देर के बाद ही मोबाइल को यूज करके, बिकॉज बहुत ज्यादा फोकस उसे करना पड़ता है उस चीज की तरफ, ठीक है। पहले लेंस अगर पतला था तो बाद में लेंस ऐसा मोटू हो जाएगा। ये जो एबिलिटी है आंख को मोटा पतला करने की, ये है पावर ऑफ एकोमोडेशन। आई होप वैभव आज समझ आ रहा होगा। क्लास पे देखते हैं, सही बात है, 2 घंटे। तो है ना, कहावत है, वो क्या है, वो दिल को खुश रखने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, कुछ वैसा।
कुछ और है, खुश रखने की जगह कुछ और वर्ड है वहाँ पे। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है मैं आपको जैमिन ये भी समझाता हूँ। देखिए, ये हमारी आंख का लेंस होता है। वैसे ना फिजिक्स का टॉपिक है, फिर भी थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ। हम ऐसा मानते हैं कि बीच में से एक लाइन पास हो रही है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है, जो इसका सेंटर होता है, इसे हम बोलते हैं पोल। चाहो तो आप लोग ये बना लेना, अगर आपको ऑलरेडी पता हो तो मत बनाना। एक पॉइंट यहाँ पर होता है जिसे फोकस बोलते हैं, ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ पर भी, इसे भी फोकस बोलते हैं। ऐसे ही एक पॉइंट यहाँ पर होता है जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ये भी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। फोकस वो पॉइंट होता है अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके टकराती है ना लेंस से, तो वो माना जाता है एक पॉइंट से पास होती है, जिस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। यानी फोकस इज द पॉइंट वेयर रेज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मीट और अपीयर टू मीट। कनकेव के केस में अपीयर टू मीट भी होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, आई होप काफी है। यहाँ तक की बात आप समझ चुके हैं, अब मैं चलता हूँ आगे। रेडी, जी हाँ बिल्कुल ऑफिसर बनेंगे, पहले भी बने हैं। बैक सरफेस ऑफ द आई बॉल, ऐसा नहीं है मेंस के आने के बाद स्टेटमेंट वाले बनने लगे हैं, ये पिछले 2-4 साल से बनते हैं, 2018 से ही बनने लग गए हैं स्टेटमेंट वाले सवाल। ये लाइट सेंसिटिव होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विवेलेंट टू स्क्रीन ऑफ द कैमरा। receptors on retina are called rod cells, इंटेंसिटी से एसोसिएटेड है, और कौन सेल्स कलर से एसोसिएटेड है। यानी अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है तो उसके कौन सेल्स खराब हो चुके हैं में ये डैमेज, और किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है में ये डैमेज। नाइट ब्लाइंडनेस दोस्तों होती है विटामिन ए की कमी से, और ये जो है कलर ब्लाइंडनेस जनरली किसी के फादर या मदर को कोई दिक्कत है उस वजह से होती है। रिसेप्टर्स मतलब जो रिसीव करते हैं, जहां पर लाइट की जो फोटॉन्स है वो रिसीव होते हैं। अच्छा, तो बहुत बढ़िया राहुल, यस ब्रूस यू आर राइट। चलें आगे, आप आराम से नोट करिए, कोई बात नहीं। अगर आप इस कोर्स में यहाँ तक आ चुके हैं, अगर आपने क्लास नंबर 1 से यहाँ तक क्लासेस लगाई हैं, तो अब तक आपको एक जीवन का सत्य समझ आ गया होगा कि पढ़ाई को समय देना पड़ता है। हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो स्ट्रैटेजी होती है वो होती है कम समय में ज़्यादा पढ़ना, दैट इज नॉट द राइट वे। मतलब तैयार तभी होगा जब समय दोगे, सीधी बात है। मेरा खुद का ही कोई कोर्स बायोलॉजी का मैं 5 घंटे का ले वो 10 बार लगा लोगे उसका कोई फायदा नहीं है। एक बार 50 घंटे देने ही पड़ेंगे, अब वो अभी दो या 6 महीने बाद करो, वो आपके ऊपर है। कोई सोचे कम समय में ज़्यादा तैयार हो जाए ना, नुकसान ही मिलता है। रिसेप्टर और रिसेप्टर्स ऑन रेटिना आर कॉल्ड रॉड सेल्स और कोन सेल्स। कई बच्चों ने अपने कई साल खराब करे हैं सिंपली बिकॉज वो ऊपर ऊपर से पढ़ के चले जाते थे और एवरेज नंबर आ जाते थे। एवरेज बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है यहाँ पर, यहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगता है भाई, जो बात सच है। एक जमाना हुआ करता था जब कोचिंग सेंटर में जो बच्चे ठीक ठाक पढ़ लेते थे ना उनकी नौकरी लग जाती थी, और जो बच्चे बिल्कुल शैतानी करते थे, गाने सुन रहे हैं, चिल कर रहे हैं, उनका नहीं होता था। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल पूरे पूरे कोचिंग सेंटर में से 2-2 4-4 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है बस, जबकि वहाँ पर अच्छे खासे बच्चे वो हैं जो अच्छा खासा पढ़ते हैं। अब बहुत ज़्यादा है कंपटीशन क्योंकि इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है। ब्लाइंड स्पॉट इज अ स्पॉट ऑन रेटिना अगर यहाँ पर लाइट गई तो नो इमेज। समझ गए ना, एक ऐसा पॉइंट है आंख पर, आंख के रेटिना पर, जहां पर ऑप्टिक नर्व वाला हिस्सा जो है, ये आपको याद होगा ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे तो तारे जा रही हैं, तो अगर यहाँ पर रोशनी जाएगी तो उसको कोई प्रोसेस नहीं कर पाएगा, रोशनी को यही जाना होगा, तभी जो है वो हमारी ऑप्टिक नर्व के अंदर जा पाएगी। यहाँ पे रॉड सेल्स कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते।
बिल्कुल। हिंदी में क्या लिखा है मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ पर लाइट गई तो नो इमेज फॉर्मेशन, ऐसे लिख लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए, एक चीज और मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। आप इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको एक स्पेस दिखेगा जो खाली है। पहला स्पेस तो है यहाँ पर, ये वाला, जहाँ पर हमें नहीं पता क्या है, बट लगता है कुछ होगा, जरूर होगा। दूसरा जो है, यहाँ पर स्पेस खाली है, ये वाला। हमें नहीं पता यहाँ क्या है, बट लगता है कुछ तो होना चाहिए, आंख ऐसे खाली तो नहीं होगी वरना ऐसी पिचक जाती। ये जो दो स्पेस है ना, इनमें भरा होता है फ्लूइड। एक को बोलते हैं एक्वस ह्यूमर और दूसरे को बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसे मैं ऐसे लिखता हूँ जैसे याद रहे। ये कॉर्निया मान लेते हैं जी, ये लेंस मान लेते हैं, और ये रेटिना मान लेते हैं। यही तो है ना डिफरेंशिएशन। अगर आप थोड़ा उस डायग्राम को फिर से याद करने की कोशिश करेंगे तो यही मेन डिफरेंशिएशन है। एक कॉर्निया की पहली परत, फिर लेंस आ गया, उसके बाद एंड में रेटिना आ गया। तो जो कॉर्निया से लेंस के बीच वाला हिस्सा है, यहाँ पर ये वाला जो पूरा हिस्सा है, यहाँ पर है एक्वस ह्यूमर। और जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर है विट्रियस ह्यूमर, या विट्रस ह्यूमर। और यहीं पर आपको देखने को मिलता है आइरिस। तो पेपर ये आपसे पूछ सकता है कि एक्वस ह्यूमर कहाँ पर है, विट्रियस ह्यूमर कहाँ पर है। वैसे भी आप सीक्वेंस भी देख सकते हैं, थोड़ा सा ऑब्जर्व आप करेंगे। लाइट यहाँ से अंदर की तरफ जाती है ना। तो पहले ए आता है, उसके बाद बी आता है, तो पहले ए वाला पड़ेगा फिर बी वाला पड़ेगा। ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें पेपर में काफी मदद करती है। अब हम पढ़ेंगे नियर पॉइंट, फार पॉइंट ऑफ आई क्या होता है। ठीक है, चलो। नियर पॉइंट ऑफ आई, देखिए एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है, तो सटीक बातें करी जा रही है, जबरदस्ती की बात नहीं करी जा रही। सुदीप, अभी क्लास चलेगी बेटा 15-20 मिनट, ये वाला टॉपिक पूरा कर लो, क्योंकि पूरा हो जाएगा तो आपके आपके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, पूरा हो जाएगा, फ्लो में अच्छा रहेगा। नियर पॉइंट इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस टू विच द आई कैन सी क्लियरली। ये होता है 25 सेंटीमीटर। यानी इससे पास अगर कोई चीज है, इससे पास अगर कोई चीज़ है तो क्लियर नहीं दिखेगी। अगर आप चश्मा पहनते हैं, चाहे ये पावर वाला या फिर नॉर्मल, जो काले चश्मे सनग्लासेस वगैरह आते हैं, तो आप नोटिस करेंगे फ्रेम आपको पता है एग्जिस्ट करता है, बट उस पर इतना फोकस नहीं होता। बिकॉज फ्रेम और आंख के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर से कम है। तो पता है कि फ्रेम की बाउंड्री है, बट ऐसा उस पर ज्यादा फोकस नहीं जाता, क्योंकि उससे पास का आप साफ नहीं देख सकते। ऐसे ही होता है फार पॉइंट ऑफ आई, फारदेस्ट डिस्टेंस टू विच आई कैन सी क्लियरली। ये होता है इन्फिनिटी। क्योंकि आप तो सूरज चांद को देख लेते हैं, तारों को देख लेते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो रोशनी आ सकती है तो आप उसे देख सकते हैं। नियर पॉइंट रिपीट करो। आप शाम एक चीज ट्राई करना, अपने सामने पेन रखना, पेन पे फोकस करो। पेन आपके पास आता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा शाम, जब आपकी आंखों पे काफी लोड पड़ने लगेगा उसे देखने के लिए, और वो ब्लर होने की तरफ जाएगा। ये जो दूरी होगी ना, करीब करीब एक छोटा स्केल आता था ना 15 सेंटीमीटर का, उससे 1.5 गुना के आसपास होती है। यानी आप ऐसा मान लो, मेरा हाथ जैसे ये 10 इंच के आसपास ऐसे चौड़ाई में बैठता है, इतनी दूरी आप मान लो। आप भी ऐसे करके देख सकते हो। इससे पास अगर कोई चीज होगी तो वो आपको सही नहीं दिखेगी। आप ऐसे अपने हाथ को ही देखो, पास वाला जो अंगूठा है वो साफ नहीं दिखेगा, दूर वाली उंगली हो सकता है साफ दिखे। तो ये है नियर पॉइंट, यानी इस पॉइंट से पास आप किस चीज को लाओगे तो वो आपको साफ नहीं दिखेगा। आगे चलते हैं। कैटरैक्ट।
कैटरैक्ट आपने सुना होगा, देसी भाषा में मोतियाबिंद बोलते हैं इसे, जिसमें आपने सुना होगा ऑपरेशन होता है लोगों का। पहले तो क्या होता था 60-65 साल 70 साल के लोग हो जाते तब ऑपरेशन होता था, बट आज 40-45 साल की उम्र में भी ऑपरेशन होना शुरू हो गया ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस कि अब हम फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अब पॉल्यूशन वगैरह ज़्यादा है, तो धीरे-धीरे हमारी आँखें जो है खराब होने लगती हैं और उस चक्कर में हमारी आँखों का जो लेंस है वो मिल्की हो जाता है। मैं लिख देता हूँ, एट ओल्ड एज, ये आजकल ओल्ड एज से संबंधित है और कम एज से भी जुड़ा है। द क्रिस्टलाइन लेंस, अभी अगले ही हफ्ते मेरे एक रिलेटिव का, दूर के रिलेटिव का एक ऑपरेशन होना है कैटरैक्ट का, वो अभी 40 के आसपास के हैं। तो मतलब अब एज संबंधी चीज़ें नहीं बची हैं, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिकम्स मिल्की और क्लाउडी, इट कॉजेस पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और आपने सुना होगा इसमें 1 महीने के आसपास तक काला चश्मा पहन के रहना होता है, जिससे कि रोशनी अंदर की तरफ ना जाए। जी हाँ, देखिए आपको नहीं, जेनेटिक वैसे नहीं है कौशिक, ये जनरली लाइफ़स्टाइल डिपेंडेंट प्रॉब्लम है। आप लोग जो अपने मोबाइल फ़ोन को देख रहे हैं 8 घंटे, 10 घंटे, ये सिर्फ़ साल से 2 साल के लिए देख रहे हैं। अगर आप तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू पे सोच रहे हैं, सिर्फ़ 1 साल ढंग से मोबाइल को 8 घंटे देख लीजिए काफ़ी है। दूसरे नंबर पे आजकल फ़ोन में काफ़ी सारे फीचर्स हैं, जैसे कि रीडिंग मोड आप ऑन कर सकते हो, ब्राइटनेस लो कर सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ की नहीं है, प्रॉब्लम तो उसके बाद जब आप ऑफ़िस जाओगे तो वहाँ पर भी आपको स्क्रीन को देखना है। बट लैपटॉप, पीसी की स्क्रीन को देखने में इतना स्ट्रेस नहीं आता आँखों पे जितना फ़ोन पे आता है, बिकॉज़ फ़ोन में छोटा एरिया पे आपको ज़्यादा डेटा पढ़ना होता है। तो पीसीज़ पे देखने में इतना स्ट्रेस नहीं होता जितना मोबाइल पे है। तो उसके लिए सॉल्यूशन भी है कि आप बाकी चीज़ें बंद कर दीजिए, यानी अब सिर्फ़ क्लास करिए, ये भी एक तरीका हो सकता है। खैर आगे चलते हैं। अब आते हैं उस बात पे जो सबको परेशान करती है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ये 2-3 बातें बताकर ये क्लास एंड हो जाएगी, चिंता मत करो। ईयर वाला पोर्शन रात वाली क्लास में पढ़ाऊँगा। मैं इसे एक बार समझा देता हूँ। कोई बात नहीं, तेरा डाउट्स होने दीजिए, तेरा का तेरा छोड़ देंगे, पहले पढ़ाएँगे उसके बाद डाउट्स लेंगे। डाउट्स आर इम्पोर्टेंट बट नॉट नॉट मोर इम्पोर्टेंट देन द कंटेंट। तो डाउट्स छोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं सबको समझा दूँगा, मना दूँगा, चिंता मत करो, सब अपने हैं, लेकिन टॉपिक पूरा होगा। चिंता मत करो, डाउट्स भी लेके जाना, चिंता मत करो। अभी के लिए फोकस करो। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बिल्कुल मन से आपको बता रहा हूँ, पेपर पूछता है और बच्चे गलत करते हैं। इस सवाल के चक्कर में लोगों को कई बार 4600 से 4200 पे 4200 से 2800 पे, 2800 से 2400 पे, 2400 से होम पोस्टिंग पे सिलेक्शन होता है। बाहर हो जाते हैं वो सिंपली फ्री के 4 नंबर दे देने से। लेट मी एक्सप्लेन, ये कहानी क्या है। देखिए, रीड करते हैं थोड़ा-सा, क्या पता उससे हमें समझ में आ जाए। देखिए, अगर रोशनी जो है पैरेलल आ रही है हमारी आँखों में, तो क्या उसे यहाँ पर मिलना चाहिए? अगर रोशनी जो है पैरेलल आ रही है, तो उसे यहाँ पर मिलना चाहिए अगर हमारी आँखें ठीक है तो। किसी वजह से हमारी आँखें बड़ी हो गई, किसी वजह से हमारी आँखें बड़ी हो गई, तो क्या यही रोशनी अब बाहर की तरफ मिलेगी, अंदर की तरफ मिलेगी? सोचो। मतलब यहाँ पर मिली और हमें, हमारी आँखों में तो ये इमेज बनती है, तो हमें इमेज तो ढंग से दिखेगी नहीं। हमें क्या पता वो कहाँ पे मिली है? हमारी नज़र में तो जो रेटिना पे गिरा वो इमेज। अगर किसी वजह से हमारी आँखें छोटी हो गई, तो यही इमेज बाहर की तरफ बन रही है, तो हमारी आँखों पे इमेज क्लियर नहीं बनेगी। यानी 2 केस हो सकते हैं, कभी इमेज बाहर बने, कभी इमेज अंदर बने। अब सोचो दोस्तों कि अगर इमेज बाहर बनी, तो मुझे इसे मिलाना होगा। मेरी आँखों का जो लेंस है वो सही से नहीं मिला पा रहा, तो मैं यहाँ पर एक और लेंस लगा दूँगा जो कि कन्वेक्स लेंस होगा। उससे क्या होगा ना, ये रोशनी ऐसे आई थी और पहले ही अंदर की तरफ मुड़ जाएगी थोड़ी-सी और उसकी वजह से डबल बार इस पे काम हो जाएगा। क्या आपको समझ आई? यानी अगर रेज़ बिहाइंड द आई मिल रही हैं, तो मुझे उसे मिलाना है जल्दी, तो मैं कन्वेक्स का इस्तेमाल करूँगा। लेकिन अगर यही रेज़ जो हैं पहले मिल गई इस तरीके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कनकेव का इस्तेमाल करूँगा। ये रे सीधी आई, हल्की-सी बाहर चली गई, हेलो आदित्य, और उसके बाद ये यहाँ पर मिल गई। आप समझ पा रहे हैं कि लेंस तो बेचारा हमेशा सेम ही काम कर रहा है। अगर रेज़ पहले मिली, तो उस केस में हमें जो है उस पे कनकेव लेंस का इस्तेमाल करना है। अगर रेज़ बाद में मिली तो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना है। देखिए ज़रा,
जो फार साइटेडनेस होती है, फार साइटेडनेस, उसके अंदर हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम हमारी रेज फार मिल रही हैं, आप ऐसे याद कर लीजिए इसे, हमारी रेज फार मिल रही है, हमने उसे पहले मिलाना है। अगर हमारी रे नियर मिल गई यानी पहले ही मिल गई तो हमें उसमें कनकेव का इस्तेमाल करना है। क्या इतने बात आपके पल्ले पड़ी? अगर पड़ गई है तो मैं सीधा मुद्दे की बात आपके साथ कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, मायोपिया लिखा है, थोड़ा समझ के देखना। मायोपिया सब लिखूंगा, चलिए चिंता मत करो, फोकस करो। मायोपिया के केस में दोस्तों पास का साफ दिखता है, पास का साफ दिखता है, दूर का साफ नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया के केस में पास का आपको साफ नहीं दिखता, दूर का साफ दिखता है। क्या बात को समझ पा रहे हैं आप? मायोपिया इतना छोटा सा नाम है, आप सोचो कि अगर मैं इसे ऐसे टेढ़ा लिख दूं दीवार पे मायोपिया, तो आपको दूर का दिख ही नहीं रहा। हाइपरमेट्रोपिया इतना लंबा नाम है, आप दूर तक का देख पा रहे हो, पास का नहीं देख पा रहे। हाँ बिल्कुल राहुल, आप ऐसे याद रख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसमें कनकेव लेंस का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यही है नियर साइटेडनेस। और हाइपरमेट्रोपिया लंबा सा नाम है, ये है फार साइटेडनेस। गौतम समझा नहीं बेटा, एक बार आप दोबारा बताएं, मोस्टली ग्लास बंद क्यों रहता है? साइटेडनेस। आप शायद इस पर्टिकुलर कोर्स की बात करेंगे। एक्चुअली गौतम मेरे 3-4 कोर्सेस एक साथ चल रहे हैं, जिस चक्कर में पर कोर्स फ्रीक्वेंसी आपको कम देखने को मिल रही होंगी। बाकी जैसे आज भी एक क्लास है, आज रात को भी एक क्लास है, क्लासेस आपकी हैं, बट क्योंकि मल्टीपल कोर्सेज है इस चक्कर में आपको जो है अच्छा, अदर टीचर का बेटा मैं आपको नहीं बता सकता गौतम, मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूँ। मैं महीने में 20 दिन तो क्लास मिनिमम लेता ही हूँ, तो मेरी क्लासेस ऑलमोस्ट जैसे चलनी चाहिए वैसे ही चलती है, ठीक है। कनकेव लेंस इसमें है, कन्वेक्स लेंस इसमें है। स्पेशल भी है आपकी आज शाम 7 बजे। अब कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? फिजिक्स अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा निगेटिव होती है। और इसकी पावर कैसी होती है? निगेटिव होती है। और कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है जी? पॉजिटिव होती है, और पावर भी पॉजिटिव होती है। पावर होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स, लिख देता हूँ अगले पेज पे, पावर भी इसकी पॉजिटिव होगी। बिल्कुल हो सकते हैं, वो आपने देखा होगा एक चश्मा होता है, एक्चुअली उसे मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया नहीं कहते, लेकिन उसे हम ऐसा कहते हैं कि हमारी आंखों का लेंस वीक हो गया, ना ही वो पास का साफ देख पा रहा है, ना ही वो दूर का साफ देख पा रहा है। तो उसमें जो है 2 लेंस एक साथ लगाए जाते हैं, नीचे की तरफ अलग होता है, ऊपर की तरफ अलग होता है। अभी बताता हूँ, अभी चिंता मत करो। बस 5-7 मिनट और हैं, ये टॉपिक पूरा करके फिर आपको फ्री कर दूंगा, चिंता मत करो। जी हाँ, ये जो पावर है चश्मे का पावर, अगर आपका चश्मा प्लस नंबर का है तो आपको हाइपरमेट्रोपिया होगा, माइनस का है तो आपको मायोपिया होगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा पावर ऑफ लेंस के बारे में। सबसे पहली बात, इज मेजर्ड इन डायप्टर्स, इसे डायप्टर में नापा जाता है। सिंबल है इसका डी, जैसे कि 4D है, 2D है, -1.5D है, इस तरीके। और फॉर्मूला होता है पावर इन डायप्टर्स का 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे फोकल लेंथ किसने दे दी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी पावर कितनी होगी? मैं कहूंगा 1/0.5, दैट इज 2। क्योंकि इसके अगर कुछ नहीं है तो मैं प्लस मान रहा हूँ, तो मैं कहूंगा +2D है। और इसका मतलब ये कैसा लेंस हो गया कि कन्वेक्स लेंस हो गया। क्या बात को समझ पा रहे हैं? ये पेपर में भर भर के सवाल आने लगे हैं। वो आपको अगर कहेगा फोकल लेंथ है +50, बताओ लेंस की पावर कितनी है, आपको कहेगा कन्वेक्स प्लस कन्वेक्स 2, कनकेव 2, इस तरीके कॉम्बिनेशन बनाता रहे। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? डी सिंपल है, जैसा कि जमीन हम कहते हैं ना लेंथ को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में नापते हैं, ऐसी पावर ऑफ द लेंस को डायप्टर में नापते हैं, जो कि होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। इसी बात पे आप मुझे बता दो, अगर किसी लेंस लेंस की फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी पावर कितनी है? चलो सभी लोग 10 या 0.1, आप कहेंगे जी पावर है 1/0.1 यानी 10 डायप्टर। शाबाश, बिल्कुल सही। चलें जी आगे। अब
थोड़े डायग्राम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या ये डायग्राम्स आपको पूरे तरीके से समझ आ गया? शायद दिव्यांश ने शुरू में सवाल पूछा कि जो व्हाइट पोर्शन होता है उसे क्या कहा जाता है? ये है आपके सवाल का आंसर, उसे स्क्लेरा कहा जाता है। जो व्हाइट पोर्शन होता है हमारी आंख का, उसे स्क्लेरा कहा जाता है। स्क्रूस वैसे तो बेटा डिटेल में फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, अभी के लिए बस आप ये ध्यान रख सकते हो, जो कन्वेक्स होता है वो लाइंस को रेस को कन्वर्ज करता है, मिलाता है, कनकेव रेस को दूर करता है। ये ध्यान रखिएगा, स्क्रूस कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, यानी सिमिलर काम करता है वो। बिल्कुल चाहे तो आप बना सकते हैं, ये आपको फाइल के अंदर में मिल जाएगा। आई होप ये डायग्राम आपको पूरे तरीके से समझ आ रहा है। नहीं भी बनाएंगे तो जो चीजें यहाँ काम की है बस वो आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। कॉर्निया और स्क्लेरा में क्या डिफरेंस है? अच्छा सवाल आपने पूछा। स्क्लेरा व्हाइट पोर्शन है आपकी आंखों का, जो सेंट्रल गोला है उसे छोड़ के व्हाइट पोर्शन आपको दिखता है ना, वो स्क्लेरा है। जो गोले वाला हिस्सा है, जो काला भूरा इस रंग का होगा, उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट परत चढ़ी हुई है, जो कि कॉर्निया है। अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, रुकिए जरा, एस्टिग्मेटिज्म अभी नहीं बताया है, ठीक है। ये सारे डायग्राम्स आप देख सकते हैं आराम से। स्क्लेरा आपको समझ आ गया? जनरली यस समझना। आई होप आयुष्मान इस डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे डायग्राम्स हैं, सब में सिमिलर ही बातें हैं, मैंने बस ऐसी ऐड कर दी हैं आपको समझाने के लिए। अब कॉर्निया में भी कई सारी लेयर्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं। हमारी आंखों में दोस्तों ग्लैंड्स होते हैं कुछ। कॉर्निया मतलब पूरे आई पे नहीं, कॉर्निया मेनली सिर्फ इस हिस्से पर कवर्ड होता है मेनली। यहाँ पर जो है ये आपका स्क्लेरा के नाम से जाना जाता है, कंजक्टिवा के नाम से जाना जाता है। जनरली यस गौतम, सबका सिमिलर चलता है। यस दिशा, ठीक है। अब एक लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं, एक मीबोबियन ग्लैंड होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं जी? आंसू प्रोड्यूस करते हैं, अश्रु, अंजू, यानी टीयर्स। टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं ये। बैकग्राउंड म्यूजिक जो है कबीर के द्वारा दिया जा रहा है, आप उसे इग्नोर करें। उनने मुझे हिंट दे दिया है, लग रहा है कि आने का टाइम हो गया है, लेकिन अभी टाइम लगेगा, ठीक है। पूजा पाठ कर लो, तुम्हारे लिए हो रहा है सब। चलो समझ पा रहे हैं, यहाँ पर आंसू स्टोर होते हैं जब आप रोते हैं, चाहे आप खुशी से रोएं चाहे आप दुख से रोएं, तो वहाँ वो लैक्रिमल ग्लैंड से आपके आंसू निकलते हैं। सब वो याद है ना, एक पेज आपसे छुड़वाया है मैंने, वहां पर आप ये डेटा अपने पास से ऐड कर लेना। इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स, और आप इस डेटा को ऐड कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। ये नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं, ये ऊपर की तरफ देखने को मिलते हैं, तो ना कभी कभार आंखें नम हो जाती हैं आपकी, है ना, वो यही सब होता है वो। आगे चलते हैं दोस्तों। ओके, जरा इसे एक बार रीड करिए। एस्टिग्मेटिज्म ये क्या होता है? एक काम करते हैं, चलो दोस्तों, ये रात वाली क्लास में पढ़ाता हूँ। प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म दो चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं वैसे तो। ये आपका जो है फिजिक्स का टॉपिक है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको यही पढ़ा दूंगा। एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया, दो शब्द आप ध्यान रखना। मैं इन्हें फोटो से एक्चुअली दिखाना चाहता हूँ, बताने को मैं अभी बता दूंगा सुदीप, बट एक्चुअली मैं फोटो से इसे समझाना चाहता हूँ। वो फोटोज इस फाइल में मैं देख रहा था, मुझे दिख नहीं रही है, हो सकता है दूसरी फाइल में हूँ, मैं आपको वो रात वाली क्लास में बताता हूँ, ठीक है। कौशिक, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स। 2 मिनट जो रात 10 बजे वाली क्लास है उसमें लूंगा शुरू के, और उसके बाद इसे खत्म कर दूंगा। तो सिर्फ 2 मिनट की बात बची है, बट बिना फोटोज के बताने में ऐसे मजा नहीं आएगा, है ना। निपटाना नहीं है काम को, अच्छे से पढ़ाना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। अब आपसे मिलते हैं रात को 10 बजे, इसी का कंटिन्यूएशन वहाँ पे होगा, जिसमें हम ईयर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूट्रिशन सेल, ये सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल, टेक केयर, गुड बाय। हाँ, 7 बजे स्पेशल क्लास है, और उसके बाद रात को 10 बजे बायोलॉजी की क्लास है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस ऑल।